पिछले क्लास में हम लोग कुछ सिस्टम को देखे थे जो एसएम करता था, और चूंकि वो एसएम करता था इस कारण से उसके हर सवाल को हम लोग क्या करते थे, एसएम की प्रॉपर्टी लगा करके डील करते थे। आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसको क्यों बोला गया है, क्योंकि इसके बिना वेव में आप एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। वेव ऑप्टिक्स में है जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। ठीक है, अगर जो आज के क्लास को कोई मिस कर जाएगा तो इसको बड़ा आराम से पढ़िएगा। एसएम में भी क्वेश्चन आता है इससे, हर साल है जो कि एक क्वेश्चन दिखिए जाएगा इस टॉपिक से। और वेव ऑप्टिक्स और अल्टरनेटिंग करंट में भी इन सब चीजों का बहुत यूज होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पढ़ना होता है फेज जी। तो फेज को बहुत ज्यादा फील नहीं करना है अभी तत्काल। फेज का मतलब आपको यह समझना है ना कि अगर कोई पार्टिकल एसएम कर रहा है तो उसके फेज के हेल्प से यह पता कर लिया जाता है कि टी टाइम में पार्टिकल कहां पर है और किस तरफ मूव कर रहा है। अभी इसको बहुत फील नहीं करना है, बस इतना जान लेना है कि फेज के हेल्प से यह पता चल जाता है कि पार्टिकल टी टाइम में कहीं पर कहां पर है और किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। समझ आ रहा है? बस खाली इतना सुन लेना है आपको। बाकी न्यूमेरिकल कैसे डील होता है फेज से रिलेटेड ये समझिएगा। तो अगर जो इक्वेशन दिया है x इक्वल टू प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट, एक चीज ध्यान दीजिएगा, प्लस ए होना चाहिए, यहाँ पर माइनस ए रहेगा तब नहीं होगा। समझ आ रहा है ना? तो x इक्वल टू प्लस साइन रहना चाहिए, तब साइन के जो बगल में होता है ना वो क्या कहलाता है, फेज कहलाता है टी टाइम में। जैसे कि यहाँ पर प्लस मैच कर गया, साइन मैच कर गया, तो हम लोग ओमेगा टी प्लस फाइव नॉट को क्या बोलेंगे, फेज ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी। ठीक है, और फाइव नॉट जो है वो क्या कहलाता है, तो इनिशियल फेज या फेज एट टी इक्वल टू जीरो। अरे ये फेज है, इसमें t इक्वल टू जीरो मारिएगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो यही बनाना हो जाएगा फेज जी। बोलो यार। तो फेज बोलेगा तो नॉर्मल फॉर्मेट में हम लोग क्या समझेंगे कि प्लस साइन के आर्गुमेंट में जो होगा वो फेज कहलाएगा, और इनिशियल फेज बोलेगा तो ओमेगा टी वाला टर्म को छोड़ करके जो रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल फेज। अब यहां दिया हुआ है कि फाइंड फेज ऑफ पार्टिकल एट टी इक्वल टू पाई बाई सिक्स फॉर x इक्वल टू 5 साइन 2t माइनस पाई बाई 8। तो इसमें साइन के आगे प्लस तो है, तो प्लस है और साइन है, मैच कर गया, तब हम लोग साइन का जो आर्गुमेंट होगा उसको फेज बोलेंगे। तो आपको t इक्वल टू पाई बाई 6 में पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या करिएगा, t के जगह पर पाई बाई 6 पुट कर दीजिएगा, डील कर लीजिएगा, तो जो भी आएगा वो फेज कहलाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन जैसा डिफिनीशन बताया गया है कि प्लस साइन का जो आर्गुमेंट होगा वो फेज कहलाएगा, तो कोई जरूरी नहीं है कि वो प्लस साइन ही दे, हो सकता है माइनस साइन दे, हो सकता है प्लस कोस दे, हो सकता है माइनस कोस दे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैथमेटिकली उसको डील किया जाता है ट्रिगोनोमेट्री के नॉलेज से। लेकिन आपको पता है कि आपको कितना ट्रिगोनोमेट्री का नॉलेज है, इस कारण से हम लोग क्या करेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। समझ आ रहा है? हम लोग फेजर से डील करेंगे। फेजर को एकदम आराम से समझिएगा, धीरे 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 मतलब दिमाग खुल जाएगा, और बहुत यूज है। एसएम में तो सवाल पूछबे करता है, वेव में जरूरत पड़ेगा, वेव ऑप्टिक्स में जरूरत पड़ेगा, अल्टरनेटिंग करंट में जरूरत पड़ेगा, बहुत जरूरत पड़ता है इसका। तो जैसे कि आपको दिया है कि x इक्वल टू माइनस 5 साइन 2t माइनस पाई बाई 4 का बताओ कि फेज कितना होगा। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर साइन के आगे माइनस है, प्लस नहीं है, तो आप डायरेक्टे जो साइन के बगल में है उसको फेज नहीं बोल सकते। समझ में आया? तो या तो ट्रिगोनोमेट्री वाला नॉलेज लगा करके वो साइन के आगे में प्लस करने का प्रयास करें, या फेजर से डील करेंगे। ठीक है, तो फेजर से कैसे डील किया जाता है जी, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि यहां पर प्लस साइन लिखेंगे, यहाँ प्लस कोस लिखेंगे, और इसके जस्ट अपोजिट में माइनस कोस लिखेंगे। यहाँ पर प्लस साइन है तो यहाँ पर माइनस साइन लिखेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्लस साइन प्लस कोस, इसके आगे में माइनस कोस है, इसके आगे में माइनस साइन। ठीक है, अब यूज कैसे करेंगे इस बात को आप समझिएगा। यूज कैसे करेंगे जी, तो
इसको आप देखिए तो स्टार्ट किससे हुआ है, ये माइनस साइन से स्टार्ट हुआ है, तो जहां से स्टार्ट होगा ना उस डायरेक्शन में आप तीर दिखाइएगा। ये माइनस साइन से स्टार्ट हुआ है तो माइनस साइन की तरफ तीर दिखाएंगे। जैसे कि ये वाला प्लस कॉस से स्टार्ट हुआ है तो प्लस कॉस की तरफ तीर दिखाएंगे। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? इसको एकदम अच्छे समझिएगा क्योंकि इसी का बार बार जरूरत पड़ेगा। तो अभी तत्काल हम इसको देख रहे हैं, तो माइनस साइन की तरफ है और इसका वैल्यू कितना है ये पता करिएगा। तो अगर इसका वैल्यू प्लस में होगा, साइन के बगल में या कॉस के बगल में जो भी होगा, वैल्यू अगर प्लस में होगा तो वो इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और अगर जो माइनस में होगा तो किधर घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा। ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले आप इसको नहीं देखिएगा, इसको देखिएगा। तो माइनस साइन तो इस डायरेक्शन में तीर हो जाएगा और उसके अंदर में कितना है वैल्यू? 2t माइनस 5/4 और वहां पर टाइम दिया हुआ है तो टाइम पुट करिएगा तो 45 डिग्री आ गया है। अरे यहाँ टाइम पुट करिएगा तो आया ना जी। तो ये समझ आ रहा है ना कि 45 डिग्री फेज नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्लस साइन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि माइनस साइन तो इधर कर दिए और उसके बाद साइन के बगल में कौन है? साइन के आर्गुमेंट में कितना है? 45 डिग्री। तो चूंकि प्लस 45 डिग्री है तो एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। तो ये समझ में आया कि यहाँ से 45 डिग्री करके तीर ये वाला जाएगा। तो यही वाला आपको बताएगा कि फेज कितना है। तो फेज कहां से नापेंगे? तो यहां से है जो कि फेज नापते हैं। तो ये समझ में आया कि ये 45 है, ये 180 है, तो टोटल यहां से देखोगे तो 235 डिग्री हो गया। इसका मतलब इस इक्वेशन का t = π/4 पर फेज 235 डिग्री, 45 डिग्री नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट आपको इसमें पुट करने पर फेज कब निकलेगा? जब प्लस साइन रहेगा। तो बोलो जी, तो ये चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहां देखिएगा जी। हेलो, इसमें हमको है जो कि फेज निकालना है। ठीक है, तो इसमें फेज आप निकालिएगा। अच्छा, ये 45 डिग्री है। अच्छा, 225 हो गए है ना। ओके, कर लेंगे एडिट। तो एक मिनट, कहाँ से करें, कहाँ से करें मतलब तो ये पता चल गया आपको। तो ये पता चल गया आपको कि यहां से 45 डिग्री इधर होगा तो फेज जो निकलता है ना वो यहां से एंगल है जो कि देखा जाता है। ठीक है,
तो यहां से 45 डिग्री है और ये 180 डिग्री है, तो टोटल जोड़ोगे तो 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री तो 225 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा पहले गलती लिखा गया था, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? बस इतना बताया जा रहा है ना कि बच्चा का हैबिट क्या रहता है, तो वो आगे में कुछ देखता नहीं है, साइन रहे कॉस रहे माइनस साइन रहे कुछ भी रहता है, वो सोच लेता है कि यही वाला फेज है, जो गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब आपको क्या है कि ये पता करना है कि इसका फेज क्या होगा, तो क्या ये वाला फेज हो जाएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि प्लस साइन नहीं है, कॉस ना है जी। तो आप क्या करिएगा कि पहले टी पुट करके इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो इसका आ गया 75 डिग्री, और अब फेजर का यूज करिएगा, तो ये है प्लस कॉस, तो प्लस कॉस है तो यहाँ पर होगा, और चूंकि ये प्लस 75 डिग्री है तो एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा ना 75 डिग्री, तो तीर यहाँ पर आ जाएगा। तो फेज कितना होगा तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो फेज यहाँ से कैलकुलेट करिएगा तो 90 डिग्री प्लस 75 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 165 डिग्री हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में इस टाइम में फेज इतना है, इस सिचुएशन में इस टाइम में फेज इतना है। बोलो यार, एक चीज ध्यान रखिएगा जी कि फेज टाइम पर डिपेंड कर रहा है। कोई दिक्कत लग रहा है? समझ आ रहा है ना? अब क्या है कि आपको कुछ और है जो कि दिया हुआ है इक्वेशन, और आपको फेज बताना है कि कितना फेज होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ इनिशियल फेज बताओ, तो इनिशियल फेज मतलब p इक्वल टू 0। क्या इसमें डायरेक्ट इसको तुम फेज बोल दोगे? नहीं, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसमें भी ये डायरेक्ट फेज नहीं कहलाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। इनिशियल फेज बोला तो t इक्वल टू 0 पर, तो यहाँ t इक्वल टू 0 पुट करिए, जैसे t इक्वल टू 0 पुट करिएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो माइनस π/4। इसका मतलब साइन के बगल में कितना है माइनस 45 डिग्री है। अब है जो कि हम लोग फेज को देखेंगे, तो यहाँ पर माइनस साइन है, तो माइनस साइन बोले तो यहाँ पर होगा ना जी, और चूंकि साइन के बगल में माइनस 45 डिग्री है तो क्लॉकवाइज जो कि घूमेगा, तो ये वाला होगा 45 डिग्री, ये वाला ऐसा ना घूमा है, तो ये वाला जो है वो कितना है 45 डिग्री है, तो इधर से भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो फेज देखना रहेगा तो हम लोग यहाँ से ना देखेंगे, तो फेज का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री तो 135 डिग्री। कोई दिक्कत लग रहा है? इसको देखना है तो इनिशियल फेज का बात कर रहा था, t इक्वल टू 0 पुट करिएगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब स्टार्ट कहां से करेंगे हम लोग, तो माइनस कॉस, तो माइनस कॉस यहाँ पर है ना जी, और उसके बाद अंदर में आर्गुमेंट में प्लस में है कि माइनस में, प्लस में, प्लस 30 डिग्री, तो प्लस बोलेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में 30 डिग्री घूमेंगे, तो ये 30 डिग्री हुआ। तो फेज कैसे निकलेगा, तो यहां से ऐसे कर करके निकलेगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो कितना हो गया ये वाला, तो ये वाला हो गया 270, ये हो गया 30, तो 300 हो गया। तो फेज उसका कितना हो जाएगा 300। इनिशियल फेज, टाइम बदलेगा तो फेज बदलेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये वाला जो है जो अभी तक पढ़ा रहे थे, फेज कितना होगा ये बहुत कम पूछता है, इसका यूज भी आगे कम ही होता है, लेकिन नहीं पूछेगा ऐसा तो जरूरी नहीं है, पूछ भी सकता है। अब जो हम लोग पढ़ेंगे कि दो पार्टिकल के बीच में, समझ आ रहा है कि नहीं, फेज डिफरेंस कितना होगा, या एक ही पार्टिकल का अलग अलग टाइम में फेज डिफरेंस कितना होगा, वो वाला हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले ये समझिएगा आप थोड़ा सा कि अगर दो पार्टिकल का फेज डिफरेंस निकालना है, ठीक है, या दो इक्वेशन में फेज डिफरेंस निकालना है, तो दो कंडीशन हो सकता है। एक कंडीशन हो सकता है कि जो इक्वेशन देगा उसका ओमेगा का वैल्यू सेम नहीं होगा, तो ये भी आपको कम देखने को मिलेगा लेकिन देखने को मिलेगा। और एक कंडीशन क्या होगा, जब दोनों का ओमेगा क्या होगा सेम होगा। 99% केस में यही वाला देखने को मिलेगा, लेकिन 1% केस में ये भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आप दिमाग में सेट करिएगा कि अगर ओमेगा बराबर नहीं है तो फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड कर जाएगा, और अगर जो ओमेगा बराबर है तो फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। एक चीज समझना जी, फेज का बात किया जाएगा तो टाइम पर डिपेंड करवे करेगा, टाइम जैसे जैसे बदलेगा फेज बदलेगा। फेज डिफरेंस के बारे में बता रहे हैं
कि अगर ओमेगा सेम नहीं रहेगा तो फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड करेगा, और अगर जो ओमेगा सेम रहेगा तो फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर जो ओमेगा सेम रहेगा तो वो जरूरी नहीं है कि बोले कि इस टाइम में बताओ फेज डिफरेंस, क्योंकि वो तो हर टाइम में सेम रहेगा, तो टाइम बोलने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग अपने सहूलियत के लिए क्या करते हैं ना कि इस सिचुएशन में t इक्वल टू 0 पर फेज डिफरेंस निकाल देते हैं। तो चूंकि सब टाइम में उतना ही फेज डिफरेंस होगा, तो जो t इक्वल टू 0 में होगा वही होगा। लेकिन इसमें जब ओमेगा बराबर नहीं रहेगा तब तो हर हालत में उसको टाइम देना पड़ेगा। बोलो यार, क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है, वो टाइम में नहीं देगा तो पता कैसे चलेगा? ये दिमाग में एकदम सेट कर लेना है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? बहुत जरूरत पड़ता है आगे। फिर से हम लोग को मेन रूप से किसका जरूरत पड़ेगा? फेज का कि फेज डिफरेंस का? फेज डिफरेंस का। लेकिन फेज भी जानना है। तो पहला एग्जांपल जो लिया गया है कि एक इक्वेशन ये दिया हुआ है और एक इक्वेशन ये दिया हुआ है। ये क्या बोल रहा है ना कि कोई पार्टिकल इस इक्वेशन से एसएम कर रहा है और कोई दूसरा पार्टिकल है जो कि इस ढंग के इक्वेशन से एसएम कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उस दोनों के बीच में आपको फेज डिफरेंस वगैरह पूछेगा। तो देखिए, तो दोनों जगह पर ओमेगा सेम है कि नहीं? तो टी के बगल वाला का देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर ओमेगा का मतलब मैग्नीट्यूड का बात किया गया है। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पर टी के बगल में 2 है, वहां पर टी के बगल में कितना है? 3 है। तो ओमेगा सेम नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया कि फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड कर जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो आपको बोल रहा है कि इस दोनों में t इक्वल टू π/6 पर बताओ कितना फेज डिफरेंस होगा। तो पहले इसमें t इक्वल टू π/6 मारिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डील करिएगा तो इतना चल आएगा, π/6 मारिएगा तो ये वाला हो जाएगा 60 डिग्री और ये वाला होगा 45 डिग्री। तो 105 डिग्री हो गया इसका वैल्यू। और इसमें t इक्वल टू π/6 मारिएगा तो ये वाला हो गया कितना? 90 डिग्री हो गया। और ये वाला कितना हो गया? ये वाला हो गया 180 डिग्री है ना जी। तो ये 4 से डिवाइड करेगा तो 45 डिग्री। तो 45 गुना 3 है, आइए 45 गुना 2 है, तो आ गया -45 डिग्री, मतलब आ जाएगा। एक चीज ध्यान देना जी कि तुम डायरेक्ट इसको और इसको नहीं घटा दोगे। ये समझ में आ रहा है ना? वो वाला कब घट सकता है? जब ये भी प्लस साइन में रहता, ये भी प्लस साइन में रहता, तब जो उसके अंदर में रहता वो फेज कहलाता, तो डायरेक्ट डिफरेंस लेते। इसमें तो ये वाला फेज कहलाएगा ही नहीं, क्योंकि ये प्लस साइन नहीं ना है जी। तो आपको दिमाग उतना नहीं लगाना है, आपको तो हमेशा फेजर से ही डील करना है। तो बोला है कि t इक्वल टू π/6 पर बताओ फेज डिफरेंस कितना होगा। तो पहले t इक्वल टू π/6 मार करके इसका वैल्यू निकाल लिए और t इक्वल टू π/6 मार करके इसका वैल्यू निकाल लिए। अब फेजर पर दिखाएंगे तो ये वाला प्लस कॉस है, मतलब यहां से स्टार्ट होगा और अंदर में कितना है? कॉस के अंदर में +105, तो एंटी क्लॉकवाइज में 105 डिग्री घूमेगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो यहां से 105 घूमेगा तो 90 में तो यहां आएगा, इसका मतलब बाकी का 15 डिग्री नीचे घूमा है। कोई दिक्कत नहीं ना लग रहा है? और इसको देखिएगा तो वहां लिखा हुआ है माइनस साइन, तो माइनस साइन तो यहां पर आएगा। बोलो यार। और उसके अंदर में कितना? -45 डिग्री, तो -45 डिग्री इसका मतलब इधर घूमेगा, तो ये यहां से 45 डिग्री इधर घूमा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो आपको फेज डिफरेंस बताना है, तो इसमें और इसमें जो एंगल होगा ना वही फेज डिफरेंस हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से ये वाला इधर 45 डिग्री है और यहाँ से ये वाला 15 डिग्री है, तो इसके बीच में जो गैप होगा 45 + 15, इसका मतलब कितना होगा? 60 डिग्री ना होगा जी। क्या हो गया था हमको? गजब उल्लू बन गए। क्या हो गया था साला? यही होता है, अकेले में रहता है ना आदमी, पता नहीं चलता है, लिख देता है। गजब गजब कहानी।
तो फेज डिफरेंस में क्या होगा जी कि यहाँ से ये वाला इधर 45 है, यहाँ से ये इधर 15 डिग्री है, तो इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, तो 45 प्लस 15 डिग्री तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कोई दिक्कत लग रहा है? कोई दिक्कत? तो दिक्कत नहीं लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा ये समझ में आ रहा है ना कि टाइम बदलेगा तो क्या होगा कि इस दोनों के बीच में फेज डिफरेंस भी बदल जाएगा, क्योंकि फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड करेगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? दिक्कत नहीं लग रहा होगा। अब यहां पर देखिएगा, अगर ओमेगा सेम है तो बता ही चुके हैं आपको कि फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग अपने सहूलियत के लिए किस सिचुएशन में फेज डिफरेंस निकाल लेंगे, t इक्वल टू 0 पर। हम अभी आपको दोनों ढंग से करके दिखा रहे हैं, लेकिन बाद में आपको t इक्वल टू 0 पर ही कैलकुलेट कर लेना है। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा इसमें एक चीज आप ध्यान रखिएगा जी कि ओमेगा का मैग्नीट्यूड सेम होना तो चाहिए, साथ ही साथ अगर फेजर यूज करके फेज डिफरेंस निकालना है ना तो ओमेगा टी का साइन भी सेम होना चाहिए। तो यहां पर देखो, यहाँ प्लस 2t है, प्लस 2t है, और यहां पर क्या है कि इसमें प्लस 2t है, इसमें प्लस 2t नहीं है, क्या है माइनस 2t है। तो साइन को भी पहले बराबर कर लेना है, उसके बाद फेजर का यूज करना है। कैसे करेंगे वो आगे हम बता रहे हैं। पहले यहां देखो, आपको बोल रहा है कि इस दोनों में फेज डिफरेंस कितना होगा। पहले देखिए ओमेगा का मैग्नीट्यूड सेम है, ओमेगा का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, तो फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। और ओमेगा टी का साइन सेम है कि नहीं, तो साइन सेम है, इसका मतलब आपको साइन बराबर करने का जरूरत नहीं है। नहीं रहेगा तो कैसे बराबर करेंगे वो देखेंगे। तो इसमें जानबूझ कर करके हम दो ढंग से बनाए हैं ताकि आपको ये दिख जाए कि हाँ टाइम पर फेज डिफरेंस डिपेंड नहीं कर रहा है। तो t इक्वल टू 0 पर करिएगा, तो t इक्वल टू 0 पर तो ये 0 हो गया, 45 डिग्री आ गया, तो माइनस साइन है ना जी यहाँ पर, और उसके अंदर में 45 डिग्री है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा 45 डिग्री से। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और इसको देखिएगा तो प्लस साइन है और उसके अंदर में t इक्वल टू 0 पुट करिएगा तो आएगा ना 30 डिग्री, तो चूंकि प्लस 30 डिग्री है तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो अब इस दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो देख लीजिएगा, दो लाइन के बीच में हमेशा जो एंगल होगा वो एक 180 से कम होगा, एक 180 से ज्यादा होगा। तो ये समझ में आ रहा है कि इस दोनों में फेज डिफरेंस दोनों सही होगा, 180 से कम वाला भी 180 से ज्यादा वाला भी, लेकिन हम लोग को जब तक नहीं बोलेगा तब तक 180 डिग्री से कम वाला ही फेज डिफरेंस को बताना होता है। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि ये 45 हुआ तो ये भी 45 हो जाएगा, ये वाला होगा ना 45 डिग्री, तो ये हो गया 45 डिग्री। तो ये 45 है, ये 90 है, और ये वाला कितना हो गया 30, तो 45 और 30 75 हो गया, और 90 तो 165 डिग्री हो गया। तो ये वाला किस सिचुएशन में हम लोग निकाले, t इक्वल टू 0 पर। अब कोई रैंडम टाइम तुम मान लो, जैसे कि हम मान लिया गया है कि t का वैल्यू π/12 है, तो यहाँ पर π/12 पुट करिएगा तो ये वाला हो जाएगा कितना π/6, तो ये 30 डिग्री हो गया, तो 30 डिग्री और ये 45 डिग्री, तो 75 डिग्री हुआ ना जी यहाँ पर। तो इसको कैसे दिखाएंगे फेजर में, तो माइनस साइन और अंदर में है प्लस 75 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज में घुमाए 75 डिग्री से। कोई दिक्कत लग रहा है? और यहां पर क्या होगा कि t का वैल्यू π/12 पुट करेगा तो π/6 होगा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ये भी 30 डिग्री, तो 60 डिग्री हुआ ना जी। तो इसमें क्या होगा कि प्लस साइन, बोलो जी, और यहां पर क्या है प्लस 60 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा इससे। तो आपको इस दोनों में एंगल देख लेना है कितना है, तो ये वाला हो गया 75 डिग्री, तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये एंगल कितना हो जाएगा, हाँ ये वाला हो जाएगा 15 डिग्री होगा ना। आपको इसके बीच में एंगल देखना है, तो 15 ये 90 ये वाला 60, तो कितना हो गया, तो 75 और 90 तो 165 डिग्री। ये समझ में आया ना? अरे बोलो यार, तुम t का वैल्यू कुछ नहीं भी मानोगे, t टाइम पर भी निकाल दोगे ना, तब भी देखो कि टाइम वाला टर्म कट गया है और क्या है कि आपको एक कांस्टेंट वैल्यू चला आएगा।
समझ में आया? तो हम लोग ऐसे करेंगे ना, हम लोग हमेशा क्या करेंगे कि t इक्वल टू 0 पर फेज डिफरेंस है जो कि कैलकुलेट कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है? कब? जब ओमेगा टी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा तो। समझ में आ रहा है कि नहीं? और साइन सेम रहेगा तो डायरेक्ट करेंगे, और सेम नहीं रहेगा तो सेम बनाने का प्रयास पहले करेंगे, उसके बाद डील करेंगे। कोई दिक्कत लग रहा है? जैसे कि आपको बोला है कि इस दोनों में फेज डिफरेंस बताओ, तो ओमेगा टी का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन साइन है जो कि उल्टा ना है जी। तो इसमें आप क्या कर सकते थे? एक तो आप ऐसे करिएगा कि इसमें माइनस कॉमन कर लीजिएगा, तो हो जाएगा 2t माइनस पाई बाई 4, और cos माइनस थीटा, तो वो cos से थीटा हो जाता है, तो वो माइनस को कंज्यूम कर जाएगा, तो ये वाला ऐसे हो जाएगा। बोलो जी। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि यहां पर माइनस है तो इसी में आप माइनस कर देते, तो यहां माइनस कॉमन करते तो हो जाता माइनस 2t माइनस पाई बाई 4, और साइन माइनस थीटा में माइनस आता तो यहां पर प्लस हो जाता। मतलब आपको हर हालत में अंदर में माइनस कॉमन कर करके साइन को बराबर कर लेना है। अगर साइन में डिफरेंस है तो अब कॉस रहेगा तो जो माइनस कॉमन के अंदर में वो खा जाएगा उसको। बोलो यार। अब अगर साइन रहेगा तो बाहर निकल जाएगा माइनस। समझ में आ रहा है ना? तो ये पता चल रहा है ना कि इस दोनों केस में ओमेगा टी का मैग्नीट्यूड तो सेम था ही, साइन भी सेम हो गया, तो अब क्या है कि फेजर डायग्राम को यूज करेंगे। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो अगर इसको आप फेजर में दिखाइएगा तो कैसे दिखाइएगा? माइनस साइन बोले तो यहां पर, और उसके अंदर में तो जब तक नहीं बोलेगा टाइम के बारे में तो हम लोग t इक्वल टू 0 पर ही बना देंगे। समझ में आ रहा है का है? क्योंकि किसी भी टाइम पर है जो कि उतना ही ना होगा जी। तो यहां पर हो गया माइनस साइन, और अंदर में है कितना? प्लस 45 डिग्री, तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ना, तो ये हो गया 45 डिग्री। और अगर इसको देखिएगा, इसको नहीं, इसको देखिएगा, हर हालत में ओमेगा टी का साइन सेम ना कर दिए जी, तो इसको नहीं देखिएगा, इसको देखिएगा। ठीक है यही वाला ये चीज, लेकिन फेजर में इसके हेल्प से आप दिखाइएगा। तो ये वाला कितना हो गया? प्लस कॉस, तो प्लस कॉस यहां पर हुआ कि नहीं? और t इक्वल टू 0 पुट कर लीजिएगा तो माइनस 45 डिग्री, तो माइनस 45 डिग्री है तो किधर घूमेगा? बोलो जी। इस डायरेक्शन में घूमेगा कि नहीं घूमेगा? तो इस डायरेक्शन में घूमेगा, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा 45 डिग्री। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये वाला हो गया 45 डिग्री, तो ये भी हो गया 45 डिग्री। एक्चुअली में ये घूमा है ऐसे, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये 45 है तो ये भी 45 हुआ ना जी। तो एक्चुअली में इसको करना ऐसे चाहिए था कि इस में ठीक है। तो फेज डिफरेंस इसमें कितना हो जाएगा बताइए? तो ये 45 है और ये 90 है और ये 45 है, तो इसको देखोगे तो आ जाएगा 180 डिग्री। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर फेज डिफरेंस कितना है? 180 डिग्री। कोई दिक्कत लग रहा है? एक चीज समझिएगा, होता क्या है ना कि फेज डिफरेंस का जरूरत आपको सुपर पोजिशन में पड़ेगा, वेव में पड़ेगा, एकदम भरा हुआ अमाउंट में वेव में पड़ेगा, वेव ऑप्टिक्स में पड़ेगा, समझ आ रहा है कि नहीं? अल्टरनेटिंग करंट में पड़ता है। तो मेन काम होता है फेज डिफरेंस का, और फेज डिफरेंस को ट्रिगोनोमेट्री के नॉलेज से निकालना ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि प्लस माइनस साइन को ही आपको एडजस्ट करने में बड़ा लेंदी हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो फेजर डायग्राम जो होता है ना, वो आसानी से फेज डिफरेंस जो कि दे देता है। फेज डिफरेंस आसानी से दे दिया तो पूरा कहानी है जो कि आसानी से आता है। कोई दिक्कत लग रहा है? तो सबसे मेन चीज जी इसमें कौन है? फेज डिफरेंस। वो कैलकुलेट होगा तो आगे पढ़िएगा कि नेट एम्पलीट्यूड कितना होगा, नेट इंटेंसिटी कितना होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? हर चीज है जो कि फेज डिफरेंस पर ही डिपेंड करता है। तो आगे देखेंगे। कोई दिक्कत लग रहा है? यहां तक हम लोग क्या सीखे? अगर ओमेगा का वैल्यू सेम नहीं है
तब टाइम पर डिपेंड करेगा, तो वो जो टाइम में देगा उसी टाइम में आप फेज डिफरेंस निकालिएगा, ठीक है। और अगर ओमेगा का वैल्यू सेम है, माने मैग्नीट्यूड सेम है, तो फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। तो हम लोग t इक्वल टू 0 पर निकाल लेते हैं, तो किसी भी टाइम में पूछेगा तो वही होगा। और उसमें बस एक चीज ध्यान रखना है कि ओमेगा टी का मैग्नीट्यूड तो सेम होना ही चाहिए, साइन भी सेम हो जाना चाहिए। तो साइन सेम नहीं रहेगा तो माइनस कॉमन करके और सेम बनाने का प्रयास करिएगा, बना करके फेजर लगा दीजिएगा तो चला आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो लगभग बार में क्या होगा कि ओमेगा टी का साइन भी सेम ही रहेगा, लेकिन हम ये बताएं कि नहीं रहेगा तो कैसे प्रोसीड करना, कोई दिक्कत लग रहा है। चलिए अब आपको दिया है कि ये दोनों इक्वेशन है, फेज डिफरेंस बताओ कितना है। तो सबसे पहले आपको किस पर ध्यान जाएगा, ओमेगा टी पर। तो ओमेगा टी का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं, मैग्नीट्यूड सेम है, तो फेज डिफरेंस है जो कि टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। देखते हो बोलबो नहीं करता कि किस टाइम पर है, तो किसी भी टाइम पर वही वाला होगा। तो हम लोग t इक्वल टू 0 पर निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे जी कि या तो यहां पर तुम क्या करो कि माइनस को कॉमन कर लो, बोलो यार। तो माइनस को कॉमन करो तो जाएगा माइनस 2t माइनस पाई बाई 6, और कॉस माइनस को खा जाएगा, तो यहाँ पर माइनस 2t आता तो कर लेते। या ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर 2t है तो यहीं पर 2t करने का प्रयास करते हैं। तो माइनस कॉमन लीजिएगा ना जी, तो यहाँ माइनस कॉमन लीजिएगा तो जाएगा 2t माइनस पाई बाई 4, और ये माइनस आगे आएगा क्योंकि साइन में माइनस बाहर निकल जाएगा, तो वो माइनस आएगा तो ये वाला हो जाएगा। तो इस दोनों को देखिएगा, तब 2t का साइन भी है जो कि सेम ना हो गया। अब क्या है कि फेज डिफरेंस है जो कि कैलकुलेट कर लीजिए। तो t इक्वल टू 0 पर ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैसे दिखाइएगा आप, तो प्लस साइन, मतलब यहाँ पर होगा कि नहीं, t इक्वल टू 0 पुट किया तो माइनस 45 डिग्री, तो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज घूमिएगा तो हो गया 45 डिग्री। समझ आ रहा है ना। तो इसको देख लिए, अब इसको देखिए तो हो गया कितना, प्लस कॉस यहाँ पे, और t इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री, प्लस 30 डिग्री मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला हो गया 30 डिग्री। इस दोनों में फेज देख लीजिए, तो ये 45 है और ये 30 है, तो 75 हो गया, और ये वाला 90 है, तो 90 प्लस 75 डिग्री कितना हो गया 165 डिग्री। तो यही फेज डिफरेंस होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या। देखो यहाँ पर बताया गया है केवल कि तुम t टाइम में भी कैलकुलेट करोगे ना तो वही आएगा, जो करना नहीं है, करना है t इक्वल टू 0 पर ही, बोलो जी। लेकिन t टाइम पर हम लोग करने का प्रयास करते हैं। तो अगर इसको देखोगे तो प्लस साइन मतलब यहां पर है, बोलो जी, और साइन के अंदर में कितना है 2t माइनस पाई बाई 4, तभी इसको पूरे को मान लो। तो 2t माइनस पाई बाई 4 के आगे में प्लस टाइप का ना फीलिंग देगा, अरे हो सकता है कि माइनस होगा या हो सकता है कि प्लस होगा, लेकिन तुम इसको वेरिएबल में मुट्ठी में पकड़ लोगे तो उसके आगे प्लस ही माना जाएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि यहां से एंटी क्लॉकवाइज है कितना एंगल 2t माइनस पाई बाई 4, और अगर जो तुम इसको देखोगे तो प्लस कॉस हो गया, और कॉस के बगल में जो उसको मुट्ठी में बंद कर लो तो उसके आगे तो प्लस ही ना फीलिंग देगा जी। तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमोगे 2t प्लस पाई बाई 6। तो अब तुम देख लो ये वाला हो गया इतना, तो ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा बताओ तो 90 डिग्री में से इसको घटा दोगे, कोई दिक्कत लग रहा है क्या। तो पाई बाई 2 में से घटा दिए इसको, तो घटाने के बाद क्या होगा कि ये वाला टर्म आ जाएगा, तो ये वाला आपको पता चल गया, समझ आ रहा है कि नहीं। और ये वाला है जो कि आपको पता ही है, तो इस दोनों को जोड़ोगे तो इस दोनों को जोड़ा गया है तो फेज डिफरेंस आया। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, इसको ऐसे दिखाना चाहिए था। तो आपको पता चल रहा होगा कि t टाइम में और t इक्वल टू 0 में क्या हो गया, फेज डिफरेंस सेम हो गया। रीजन आपको पता ही चल रहा होगा कि ओमेगा t का वैल्यू क्या है, सेम है। समझ आ रहा है कि नहीं, बोलो जी। यस सर। तो टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा।
ये समझ में आ रहा है ना कि ओमेगा टी का मैग्नीट्यूड देख करके ही पता चल रहा है कि टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। साइन तो बराबर कर रहे हैं ताकि हम डायग्राम में दिखा सके। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? एक चीज ध्यान दीजिएगा जी कि अलग अलग टाइम में आप कैलकुलेट करिएगा फेज डिफरेंस, तो फेज जो दिखाइएगा ना किसी एक का वो बदल सकता है, लेकिन फेज डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि t = 0 पर निकालें तो ऐसा वैसा दिखा, अब किसी टाइम पर निकालिएगा तो ऐसा और ऐसा दिखेगा, तो आपको लगेगा अलग अलग है। फेज डिफरेंस आप देखिएगा तो उतना ही आ जाएगा, और हमको फेज डिफरेंस से ही मतलब है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोगों को पढ़ना है सुपरपोजिशन ऑफ 2 और मोर एस्चम। इसका क्या मतलब होता है ये समझिएगा। अगर जो कोई पार्टिकल किसी फोर्स के लगने के कारण इस पर एस्चम कर रहा है, ठीक है, और वही पार्टिकल किसी दूसरे फोर्स के लगने के कारण दूसरे इक्वेशन से एस्चम करेगा, तो बोलेगा कि जब वो दोनों फोर्स इस पर एक साथ लग जाएगा तब बताइए कि ये एस्चम करेगा तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा। सुपरपोजिशन का मतलब समझ में आया ना, कि मतलब पहले F1 फोर्स लग रहा था तो वो अपने हिसाब से इसको एस्चम करवाएगा पार्टिकल को। उसके बाद मान लो कि केवल F2 फोर्स लगता तब वो अपने हिसाब से एस्चम करवाता, तो अब बोल रहा है कि वो दोनों फोर्स लगने लगेगा, तो बताइए कि किस इक्वेशन से एस्चम करेगा या एम्पलीट्यूड क्या होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सुपरपोजिशन का ये मतलब होता है। तो सुपरपोजिशन दो ढंग से हम लोग को पढ़ना है। एक पढ़ना है क्या कि पहला फोर्स भी इसी पर ऑसिलेट करवा रहा था और दूसरा फोर्स भी इसी पर ऑसिलेट करवाता, तो दोनों मिल जाएगा तो इस पर कैसे ऑसिलेशन होगा। और एक पढ़ना है क्या कि पहला फोर्स इस पर ऑसिलेशन करवाता और दूसरा फोर्स इस पर ऑसिलेशन करवाता, मतलब एस्चम करवाता, तो अब वो दोनों मिल जाएगा तब ये वाला पार्टिकल है जो कि कैसे मूव करेगा, इसके बारे में पढ़ना है। कोई दिक्कत लग रहा है? अब सब जगह पर तुमको फेज डिफरेंस का यूज होगा, समझना। सबसे हार्ड चीज इसमें जो है वो फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना। अगर फेजर का यूज नहीं करोगे तो, और फेज डिफरेंस नहीं पता चलेगा तो 7-8-9 चीज को वो समेटे हुए रहेगा। समझ रहा? तो हम लोग हमेशा फेज डिफरेंस फेजर से ही निकालेंगे, और जब फेज डिफरेंस निकल जाएगा तो फिर कहानी आसान हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जब सुपरपोजिशन एक ही लाइन पर होगा उसको पढ़ लेंगे, उसके बाद परपेंडिकुलर लाइन वाला को पढ़ेंगे, ठीक है। और सुपरपोजिशन होगा ना तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ओमेगा टी जो दो को देगा उसका सेम रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो याद आपको रखना है कि अगर 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, ये हम दो फोर्स के हेल्प से समझाया था। ऐसे भी दे सकता है कि F1 लगता था ऐसे करता, F2 लगता था ऐसे करता, F3 लगता था ऐसे करता, F4 लगता था ऐसे करता, तो चारों लगने लगा तो कैसे करेगा। ये समझ में आ रहा है ना? तो अगर ओमेगा टी का वैल्यू सब में सेम है, समझ में आ रहा है, तो उस दोनों में जो फेज डिफरेंस होगा, तो समझ में आ रहा है ना कि वो फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। अब ये ना बताया तो ओमेगा टी का वैल्यू सेम रहेगा तो फेज डिफरेंस टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। तो अभी मान लिया गया है कि दो इक्वेशन है, तो ये प्लस साइन के साथ है, ये भी प्लस साइन के साथ है, जान के भी तत्काल ऐसा लिया गया है। तो इस दोनों में फेज डिफरेंस तो फाई है जी। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो आपको इसको एज ए वेक्टर की तरह सोचना है और इसको भी एज ए वेक्टर की तरह सोचिएगा जिसका मैग्नीट्यूड उसके एम्पलीट्यूड के बराबर होगा। तो एक तरह से ये दोनों दो वेक्टर की तरह काम करेगा और इस दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो एंगल की तरह काम करेगा। तो उस दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा ना वो इस दोनों एसएम को सुपर इम्पोज करने के बाद जो इक्वेशन आएगा उसका एम्पलीट्यूड होगा। बाकी एग्जांपल से क्लियर होगा, बोलने से होगा नहीं। तो दो अभी एसएम दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम क्या होगा? फेज डिफरेंस कैलकुलेट करना। ठीक है, फेज डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा तो एज ए वेक्टर मान करके आप क्या करिएगा कि एम्पलीट्यूड निकाल लीजिएगा। √a1² + a2² + 2a1 cos थीटा होता है ना जी। तो यहाँ पर 5 फेज डिफरेंस है तो 5 होगा। अब 5 पते हैं कि फेज डिफरेंस है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो
एग्जाम्पल से गुजरिए, क्लियर होगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये आके है सुपर इम्पोज हो रहा है। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना कि अंदर में कहानी क्या चल रहा होगा कि अगर कोई एक फोर्स लगता तो इस ढंग से एस्टम करता, कोई दूसरा फोर्स लगता तो इस ढंग से एस्टम करता, कोई तीसरा फोर्स लगता तो इस ढंग से एस्टम करता। तो सुपरपोजिशन का मतलब है कि उस सब लगने लगेगा तो पार्टिकल कैसे चलेगा और किस एम्पलीट्यूड से चलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उतना कहानी आपको नहीं सोचना है, वो तो हैबिट लग जाएगा आपको। तो हम लोग ज्यादा दिमाग लगाएंगे ही नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको फेजर डायग्राम में एज ए वेक्टर की तरह दिखा देंगे, रिजल्टेंट ले लेंगे। समझ में आ रहा है। जब हम आईआईटी दिए थे ना 2010 में, उस समय भी वो क्वेश्चन आया था कि एम्पलीट्यूड कितना होगा, और इसमें कुछ करना ही नहीं है, फेजर पर दिखा दिए कि डील हो गया। सबसे मेन यही होता है कि बच्चों को यही नहीं पता होता है कि फेजर नाम का भी कोई चीज होता है, क्योंकि बुक वगैरह में जनरली नहीं दिया हुआ रहता है। और ऐसे ट्रिगोनोमेट्री से बनाइएगा तो बड़ा उलझन हो जाएगा। तो इसको दिखाइए तो कितना दिया हुआ है, +5 sin, और ओमेगा टी को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पुट करोगे तो 0 ना होगा जी। इसका मतलब यहीं पर आ जाएगा, ये समझ में आया। अगर इसका कुछ वैल्यू होता तब ना इधर उधर घूमते, तो हम लोग टी इक्वल टू 0 पर ही कहानी करते हैं। कोई दिक्कत लग रहा है? इसको देखिएगा तो कितना हो जाएगा, +6 cos, मतलब प्लस cos, और ओमेगा टी को तो छोड़िए दीजिए क्योंकि टी इक्वल टू 0 है वहां पर, तो वो हो गया -45 डिग्री, मतलब इस डायरेक्शन में। कोई दिक्कत लग रहा है? तो इस डायरेक्शन में होगा ये वाला, तो यहाँ 6 दिखा दिए, समझ आया कि नहीं। और इसको देखिएगा तो -cos, मतलब यहाँ पर, और ओमेगा टी में टी 0 पुट कर दिया तो 0 हो गया, वो कितना है +45 डिग्री था। +45 डिग्री मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये ध्यान देना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में गलती नहीं हो जाए तो आंसर गलती हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि इस डायरेक्शन में होगा, बोलो जी। और इसको है जो कि 6 दिखा दिए, ये वाला जो है वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यहाँ पर है -6, तो यहाँ -6 नहीं मार देना, वो तो -cos देखे ना लिए जी। अब इसका रिजल्टेंट देना, 3 वेक्टर का रिजल्टेंट हो गया। तो इसको देख कर पता चला होगा कि ये 45 है, तो ये वाला भी कितना होगा 45 डिग्री होगा, और ये वाला भी 45 डिग्री होगा इधर से, तो इसके बीच में 90 डिग्री हुआ ना। तो 6 और 6 का इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट हो जाएगा 6√2, और 5 भी उधर है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा। इसका मतलब ये तीनों जब सुपर इम्पोज होगा तो एसएम का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, तो 5 + 6√2 हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है किसी एग्जाम में, आना चाहिए। एम्पलीट्यूड वाला तो बहुत एग्जाम में आया है, बहुत बार आया है, तो एम्पलीट्यूड तो रिजल्टेंट से निकल जाएगा। अगर जो कहेगा कभी इक्वेशन लिखने के लिए, तो एम्पलीट्यूड तो आपको पता चल ना गया जी। और अभी तक क्या कर रहे थे कि साइन कॉस को देख कर करके हम लोग है जो कि एज ए वेक्टर दिखाते थे। अब क्या है कि वेक्टर को देख कर करके साइन कॉस लिखेंगे। तो अगर नेट वेक्टर इधर है, इसका मतलब केवल साइन ओमेगा टी हो जाएगा, तो साइन ओमेगा टी हो गया। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा, किसी को ये माना है कि हम नेट जो हुआ है उसको साइन के टर्म में नहीं लिखे, -cos के टर्म में लिखे, तो ये समझ में आ रहा है कि आपका वेक्टर तो यहां पर है, तो कैसे लिखेगा? तो पहले लिखेगा -a नेट, ये करेगा ना, और क्या लिखेगा -a नेट cos ओमेगा टी, इधर जाना ना है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये समझ में आया कि +90 डिग्री करके लिखेगा, नहीं पता चला। माने ये ऐसे भी कोई लिख सकता है कि यहां पर आपका नेट है, और कोई यहां से जाना चाह रहा है, बोलो जी, तो वो कैसे लिखेगा? तो x = यहां से जाना चाह रहा है, तो समझ में आया कि -a नेट cos, और ये समझ में आ रहा है ना कि ओमेगा टी, और इधर जाना है ना, तो प्लस कितना हो जाएगा π/2। अरे यहां पर ना जाना है, तो यहां से उधर गया है, तो ये समझ में आ रहा है ना कि वैसा होगा। ये कब किसी एग्जाम में नहीं पूछा, हम खाली बता दे रहे हैं। अब पूछेगा भी तो कुत्ता काट लिया कि यहां से चलेगा, आदमी वहीं से चलेगा। हम एक बात बताएं कि ऐसे भी लिखा जा सकता है। किसी को यहां से लिखने का मन है तो क्या लिखेगा, +a नेट cos, और इधर चलना रहेगा तो क्या करेगा वो? हाँ, ओमेगा टी -π/2 करेगा। तो ये अभी तक नहीं किसी में पूछा है, एम्पलीट्यूड ही निकालना था।
कोई दिक्कत लग रहा है आपको? बोलो जी। अब क्या दिया हुआ है कि ऐसे लिख देगा, आपको बोलेगा कि बताओ एम्पलीट्यूड कितना। तो ऐसे लिखने का मतलब भी यही हो गया जी कि दिस प्लस दिस। समझ आ रहा है? तो दो एसएम को सुपरपोजिशन ही बोल रहा है, तो पहले आप इसको दिखाइएगा। तो ये समझ आ रहा है कि ओमेगा टी सेम है? बोलो जी। या तो वो x1 x2 x3 ऐसे करके देगा, या सीधे है जो कि जोड़ करके लिखे हुए रहेगा। तो पता आपको चल रहा होगा कि इसको कैसे इंडिकेट करेंगे। तो +5 और t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो साइन के बगल में तो 0 हो गया, तो नहीं कहीं घूमेगा तो यहीं रह जाएगा। और इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉस, और कॉस के बगल में t इक्वल टू 0 पुट करने पर 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं घूमेगा कहीं पर। तो ये वाला एज ए वेक्टर ये हो गया, ये वाला एज ए वेक्टर ये हो गया। तो इस दोनों का रिजल्टेंट इधर हो जाएगा। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, तो 5√2 हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? और अगर जो इक्वेशन लिखना चाहेगा तो इसको अब तुम लिख दो। तो अगर यहां से जाना चाहोगे तो कितना लिखोगे, +5√2 साइन लिखोगे ना जी। यहाँ पहुंचना है तो ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अगर कोई यहां से जाना चाहता तो क्या लिखेगा, +5√2 cos ओमेगा टी। इधर आना चाहता है तो -45 डिग्री। वैसे यहां से भी कोई चल सकता है। बात समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? चलिए इसको देखते हैं। समझना, ऐसा भी आपको देगा कि एक इक्वेशन में 2 रहेगा और दूसरा इक्वेशन में भी हो सकता है 2 गो रहेगा या 1 गो रहेगा, और आपको इस दोनों में फेज डिफरेंस कहेगा कैलकुलेट करने। तो इसमें क्या करिएगा कि इसको पहले समेट के एक बना लीजिएगा, है? तो वो एक वेक्टर हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पर भी 2 गो है, तो इसको भी समेट करके एक वेक्टर बना लोगे, और उस दोनों में जो एंगल होगा वो फेज डिफरेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? इस तीनों को अलग अलग देखा करके डायरेक्ट नेट नहीं ले लेना ना, तुमको फेज डिफरेंस निकालना है इसमें और इसमें। तो फेज डिफरेंस 2 में निकलेगा कि 3 में निकलेगा? डिफरेंस हमेशा 2 में निकलता है जी। तो जो इसमें रहेगा, इसमें 2 गो रहे, 3 गो, 4 गो रहे, जितना रहेगा उसको समेट करके एक बना लीजिएगा। बोलो जी। और इसमें भी जितना रहेगा उसको समेट के एक बना लीजिएगा। तो 2 वेक्टर दिखेगा तो उसके बीच में आप एंगल देख लीजिएगा। बाकी एग्जांपल से क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, एकदम ऐसे रहता है। तो अगर इसको देखिएगा, ये समझ में आ रहा है कि ओमेगा टी सब में सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे कि t इक्वल टू 0 पर पुट करके बनाएंगे। हम लोग इसको बाद में ऐसे भी बोलने लगेंगे कि ओमेगा टी सेम रहेगा, साइन सेम भी रहेगा ना, तो ओमेगा टी वाला टर्म को छोड़ देते हैं। एक्चुअली छोड़ नहीं रहे, t इक्वल टू 0 पर से सोच रहे हैं। तो इसको देखिएगा तो कितना हो जाएगा, +10 cos, तो मैंने प्लस कॉस होगा ना जी। बोलो यार। अब ओमेगा टी उसको छोड़ दीजिए, +45 डिग्री, तो इधर आएगा 45 डिग्री। तो ये समझ में आ रहा होगा कि ये वाला कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है? फिर उसको देखिएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस साइन होगा ना, और ओमेगा टी को छोड़ दीजिएगा, +45 डिग्री, तक फिर से किधर घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, घूमेगा ना। ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी वैल्यू है जो कि 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है? तो ये 45 है तो ये भी 45 हो गया। तो ये समझ में आ रहा है ना कि इसका एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है, और जिसके बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया। ये 45 तो भी हुआ ना जी। तो इस दोनों का रिजल्टेंट इधर हो गया। मतलब इसको समेट के एक वेक्टर तुम बनाओगे तो वो इधर रहेगा, जिसका मैग्नीट्यूड 10√2 रहेगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और अब इसको देखो तो ये वाला कितना है, माइनस साइन, माने 20 तो ये है, तो माइनस साइन इधर है, और इसमें t इक्वल टू 0 पुट करोगे तो कुछ नहीं रहेगा उसमें, तो मतलब ऐसा ही रह जाएगा। तो एक तरह से इसको देखोगे तो इधर हो गया, बोलो यार, और इसको देखोगे तो इधर हो गया। समझ आ रहा है कि नहीं? तो अगर फेज डिफरेंस इस दोनों में कहता तो समझ में आ रहा है कि 90 डिग्री होता फेज डिफरेंस। अगर जो फेज डिफरेंस पूछता है x1 और x2 में, तो बोलो जी। यहाँ पर हम खाली लिख दे रहे हैं कि फेज डिफरेंस x1 एंड x2 ये किसके बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री या π/2 के बराबर।
कोई दिक्कत आपको लग रहा है? समझ में आ रहा है ना? अच्छा, यहां पर अगर पूछेगा कि ये दोनों सुपर इम्पोज होगा तो बताओ कि नेट एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो इसको समेट के देख लिए थे तो ये वाला तो है था, और इसको देखे तो ये है, इस दोनों का रिजल्टेंट कुछ होगा ना जी, तो किसके बराबर होगा? अंडर रूट दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो वही किए हैं। अंडर रूट 20 का स्क्वायर 400 प्लस इसका स्क्वायर, तो इतना, तो ये वाला आ गया। इसका मतलब इस दोनों को सुपर इम्पोज करोगे, समझ आ रहा है कि नहीं? तो नेट एम्पलीट्यूड इतना के बराबर होगा। कोई दिक्कत आपको लग रहा है? ये भी पूछ सकता है कि नेट जो होगा, नेट उसका फेज डिफरेंस इससे कितना होगा, तो इसका मतलब ये एंगल पूछेगा। नहीं समझ में आ रहा है? ऐसे कोई बहस नहीं है, तो पता चलिए जाएगा कि इस दो वेक्टर का ये रिजल्टेंट है, तो इससे कितना एंगल बनेगा तो पता चला जाएगा। तो वेक्टर का ना है जी, तो क्या करेंगे? tan इनवर्स, और जिससे निकालना रहेगा वो वाला नीचे रहेगा, दूसरा वाला ऊपर रहेगा, बताया जाता है ना। तो इक्वेशन भी है जो कि लिखा जाएगा, पता चल रहा है ना? अरे इक्वेशन के बारे में ज्यादा नहीं सोचना, अभी तक तो नहीं पूछा है, हम बता देते हैं। और वहां पर क्या है कि दिमाग नहीं भी काम करेगा, तो मैग्नीट्यूड तुमको पता है और किधर है ये पता है, तो ऑप्शन में तुम देखना कि किसके हिसाब से तुम्हारा वाला समझ करता है, तो उसे ठीक मार दोगे। कोई दिक्कत लग रहा है? थोड़ा भी दिक्कत नहीं लग रहा होगा? ये समझ में आया ना कि कभी भी दो गो एगो या दो गो देगा, फेज डिफरेंस कहेगा निकालने, तो पहले इसको समेट लोगे। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ समझना क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक ये दिया है, एक ये दिया है, तो आपको बोल रहा है कि एम्पलीट्यूड बताइए जब ये दोनों सुपर इम्पोज होगा। तो ये दोनों सुपर इम्पोज होगा, इसी में दो गो, इसी में दो गो है जी, तो पहले उसको समेट लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसको समेट लेंगे और उसके बाद डील करेंगे। और भी तरीका है, लेकिन पहले ऐसा करो। तो इसको देखोगे तो एगो हो जाएगा प्लस साइन ओमेगा टी, एगो हो जाएगा प्लस कोस ओमेगा टी, पता चल रहा होगा? अब तेजी में कर रहे हैं, तो उसका रिजल्टेंट ये वाला हो गया। और इसमें देखोगे तो प्लस 10 cos ओमेगा टी प्लस पाई बाय 4, मैंने यहाँ से 45 डिग्री, बोलो जी। अब उसको देखोगे तो कितना होगा? माइनस साइन यहाँ पर, और ओमेगा टी को छोड़ दोगे माइनस 45 डिग्री, मतलब ये ऐसे होगा, तो ये इधर से 45 डिग्री चलेगा तो वही ना जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि x2 का वैल्यू 15 हो गया, तो x2 15 हो गया, और x1 है जो कि 5√2 हो गया, और ये 45 डिग्री है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? हाँ, ये भी है जो कि 45 डिग्री ही हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो इस दोनों में फेज डिफरेंस 90 हो गया। ये समझ में आ रहा है ना कि क्वेश्चन वो भी रह सकता है, x1 और x2 का फेज डिफरेंस कितना होगा, तो 90 डिग्री। ऐसा नहीं करना कि अभी इस दोनों में फेज डिफरेंस निकालना, तुमको इसमें और इसमें ना बात किया, तो उसको समेट लिए, इसको समेट लिया, जो दिखेगा उसमें तुम फेज डिफरेंस कर लोगे। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और आपको पूछा है कि ये दोनों सुपर इम्पोज होगा, तो एम्पलीट्यूड बताओ क्या होगा। तो इसके हिसाब से इसको देख लिए और इसके हिसाब से इसको देख लिए, अब इस दोनों का रिजल्टेंट ले लोगे तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर लीजिएगा तो चल आएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा, एक चीज हम बोल देना चाह रहे, सुनना, अगर फेज डिफरेंस निकालने कहेगा तब तो हर हालत में इसको पहले आप समेट के एक बनाइएगा, इसको समेट के एक बनाइएगा, तब ये है जो कि फेज डिफरेंस निकलेगा। लेकिन अगर कहेगा कि नेट एम्पलीट्यूड बताओ, तब दो तरीका है, इसको समेट के एक कर लिए और इसको समेट करके एक कर लिए, तो उस दोनों का करिएगा, या डायरेक्ट क्या करिएगा कि 1 2 3 4 है ना जी, तो चारों को फेजर पर देखा करके तो उस चारों का रिजल्टेंट ले लीजिए। लेकिन फेज डिफरेंस अगर निकालना रहेगा तो 4 के बीच में निकलेगा, तब तो वो 2 के बीच में निकलेगा, तो उसको समेटना पड़ेगा, इसको समेटना पड़ेगा, तब देखिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एम्पलीट्यूड निकालना है तो समेट करके भी देख सकते हैं, या पहले सबको दिखा दिए उसके बाद रिजल्टेंट लिए, जो मर्जी होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो कोई दिक्कत लगना नहीं चाहिए आपको। अब क्या है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, जब सुपरपोजिशन होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब एक फोर्स के कारण इधर लग रहा है और दूसरे वाला है जो कि इधर लगा करके एसएम करवा रहा है, तो दोनों मिल के करेगा,
तो कैसा कहानी होगा। अच्छा एक चीज और जी थोड़ा सा समझिएगा, यहां पर तुम बोल सकते हो कि सर इतना प्लस समथिंग होता तब ना सुपरपोजिशन बोलेंगे, यहाँ पर तो माइनस है, तो एक्चुअली में है वही वाला x2 का वैल्यू इतना प्लस और इसके बाद माइनस वाला को ऐसे कर लो, तो ये समझ में आया कि -5 sin ओमेगा टी -π/4, ये वाला इसके बीच में प्लस है, मैं दोनों सुपर इम्पोज हो रहा है। कोई दिक्कत लग रहा है? कोई दिक्कत? तो बात समझ आ रहा, उतना दिमाग नहीं लगा ना, माइनस रहे चाहे प्लस रहे, जो साइन रहेगा उसके हिसाब से करते चल जाना। समझ आ रहा है ना? और जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सुपरपोजिशन होगा तब कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे, तो कैसे प्रोसीड करेंगे उसको तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले फेज डिफरेंस वैसे ही निकालेंगे जैसे है जो कि एक लाइन वाला पर निकालते थे फेजर डायग्राम से, तो फेज डिफरेंस तो निकल जाएगा। और उसके बाद सबसे पहले आप रिजल्ट को याद रखिएगा, अगर फेज डिफरेंस 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा तो पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब ये वाला और ये वाला सुपर इम्पोज हो करके पार्टिकल कोई स्ट्रेट लाइन पर चलते रहेगा। ठीक है, तो आपको रख लेना है कि फेज डिफरेंस 0 डिग्री या 180 डिग्री होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा, फेज डिफरेंस 90 डिग्री होगा तो दो केस हो सकता है। अगर जो दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है तो वो सर्किल पर चलेगा और उस सर्किल का रेडियस एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और अगर जो फेज डिफरेंस 90 डिग्री है और दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर नहीं है तब पार्टिकल इलिप्स पर चलेगा। समझ में आ रहा है? बोलो यार। जिसमें इलिप्स का होता है ना सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस, तो वो a1 a2 के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और मान लो कि ना तो 0 हुआ, ना तो 180 हुआ, ना तो 90 हुआ, कुछ अलग हुआ, 60 डिग्री, 15 डिग्री, 90 डिग्री, सॉरी 95 डिग्री, कुछ इस ढंग से हुआ, तब हर हालत में मतलब इससे मैच नहीं करेगा तो वो इस जोन में आ जाएगा, मतलब पार्टिकल ऑब्लिक इलिप्स पर चलेगा। या अगर ऑप्शन में ऑब्लिक इलिप्स नहीं देगा तो क्या मारेंगे? इलिप्स मारेंगे। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ऑब्लिक इलिप्स और इलिप्स में अंतर क्या है जी? इलिप्स में या तो ऐसे रहेगा या तो ऐसे रहेगा, और ऑब्लिक इलिप्स में ऐसे रह सकता है, ऐसे रह सकता है। समझ आ रहा है? बहस नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना है कि इस सिचुएशन में मतलब इस तीनों को छोड़ करके हर कंडीशन में वो ऑब्लिक इलिप्स पर चलेगा। तो अगर ऑब्लिक इलिप्स और इलिप्स दोनों देगा तब ऑब्लिक इलिप्स मारना पड़ेगा, लेकिन अगर ऑब्लिक इलिप्स का चर्चा नहीं करेगा तो इलिप्स मारना पड़ेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? कैसे हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, सबसे पहले तो आपको रट जाना है इसको। कोई दिक्कत लग रहा है तो रटा हुआ रहना चाहिए आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी ढंग का डिट्टो कहानी होता है मैग्नेटिक फील्ड में भी। कोई चार्ज को थ्रो किया जाता है तो चार्ज के वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में समझ आ रहा है कि नहीं? एंगल है जो कि देखा जाता है, तो 0 और 180 डिग्री रहता है तो स्ट्रेट लाइन पर चलता है, 90 डिग्री पर तो सर्किल में चलता है, वहां बताया जाता है, वहां पर इलिप्स वाला कांसेप्ट नहीं होता है। और उसको छोड़ के कोई भी चीज रहता है तो हेलिकल पाथ में चलता है। समझ में आ रहा है ना? तो पता चल रहा होगा। ये समझ में आ रहा है ना कि सबसे मेन कांसेप्ट क्या है इसमें? फेज डिफरेंस निकालना, क्योंकि वो जहां तो नहीं निकला, जो अक्सर बच्चा से नहीं निकलता है, वो नहीं निकला तो आगे का आपका स्टेप ही रुका हुआ। समझ में आ रहा है ना? इसलिए फेजर डायग्राम पर थोड़ा सा अच्छा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो बता ही दिए। फेजर डायग्राम जब तक नहीं जानता है ना बहुत उलझन होगा फेज डिफरेंस निकालने में, एकदम उलझ जाइएगा। तो देखो जी, अभी तक तुमसे सवाल इसी से पूछता है, ये नहीं पूछता है कि वो जिस सर्किल पर चल रहा है उसका बताओ इक्वेशन क्या है, ये नहीं पूछता है कि जिस स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है उसका इक्वेशन बताओ, अभी तक तो नहीं पूछा है। समझ में आ रहा है? लेकिन नहीं पूछेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो नॉर्मल पूछता है कि किस पाथ पर चलेगा, उसका शेप क्या है, तो इससे हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहीं बोल दिया कि किस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो यार। तो उसको निकालने का तरीका क्या है कि ऐसे याद रखिएगा, एक इक्वेशन देगा तो एम्पलीट्यूड को इधर फेंक दीजिएगा, और दूसरा इक्वेशन देगा तो फिर से एम्पलीट्यूड को इधर फेंक दीजिएगा। तो एगो को आप ए बोल दीजिएगा एक तरह से, एगो को बी बोल दीजिएगा, ऐसे करके। समझ में आया क्या? बोले इक्वेशन में एम्पलीट्यूड को फेंक दीजिएगा, इक्वेशन में एम्पलीट्यूड को फेंक दीजिएगा, तो दो को हाथ में लगेगा ना है, उसको आप
ए बी टाइप का भी मान सकते हैं। तो कैसे करिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा टाइप का, जहां पर थीटा फाई के बराबर है, ये बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर फाई के। वो ऐसे इसलिए बताया ताकि याद रह जाए। नहीं समझ में आया? रटने का तरीका क्या है कि एम्पलीट्यूड को फेंक लिए, एम्पलीट्यूड को फेंक दिया, यहाँ पर आ जाएगा x बाई a1, यहाँ पर कितना हो जाएगा y बाई a2, जो भी रहेगा उसको कर लीजिएगा। तो a को a मान लीजिएगा, a को b मान लीजिएगा, और जैसे रिजल्टेंट नहीं निकालते हैं वैसे निकलेगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos फाई होगा ना जी। और ये ध्यान रखिएगा कि खाली उधर क्या होता है, साइन स्क्वायर फाई। हाँ थीटा बोलिए या फाई बोलिए, जहाँ फाई फेज डिफरेंस समझ आ रहा है। अब समझिएगा, मान लीजिए कि आपको दो इक्वेशन दिया है, उसमें फेज डिफरेंस निकालते हैं 0 डिग्री आता है। तो अगर शेप पूछेगा तो डायरेक्ट याद रखिएगा, तो स्ट्रेट लाइन बोलिएगा। लेकिन मान लो कि कभी इक्वेशन दे दिया, तो ये जनरल इक्वेशन ना है, इसी में क्या करिएगा कि फाई का वैल्यू 0 डिग्री मारिएगा। वो आप कैलकुलेट करिएगा फेजर से कि फेज डिफरेंस कितना है। तो अगर 0 डिग्री आया तो इसमें पहले 0 डिग्री मारिएगा, तो यहाँ 0 मारिएगा तो 1 हो जाएगा, और यहाँ 0 मारिएगा तो 0 आ जाएगा। तो इस ढंग का इक्वेशन आएगा कि नहीं 0 पर। अभी दिख रहा होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको क्या लिखेंगे, a प्लस b का स्क्वायर, और उधर 0 है ये, तो इसको डील करिएगा तो ये वाला चला आएगा। तो ये दिख रहा है ना कि ये वाला क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन है। तो वैसे निकाल के नहीं बताएंगे, वो याद रखना। कोई दिक्कत लग रहा है क्या है? और मान लो कि तुम कैलकुलेट किए और 90 डिग्री आ गया फेज डिफरेंस, तो इसी में 90 डिग्री मारोगे तो यहाँ 90 डिग्री मारोगे 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 90 डिग्री मारोगे तो 1 आ जाएगा। तो इस ढंग का आ जाएगा ना जी। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इलिप्स का इक्वेशन है। और अगर जो इसमें एम्पलीट्यूड बराबर होगा तो बराबर होकर के उधर ना चल जाएगा, तो उधर चल जाएगा तो ये वाला सर्किल का इक्वेशन हो गया। तो इसलिए बताया गया कि अगर एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो ये इलिप्स है, और अगर जो एम्पलीट्यूड बराबर होगा तो कॉमन होकर के उधर चल जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा, सर्किल। और उस सर्किल का रेडियस एम्पलीट्यूड के ही बराबर होता है, ये ऊपर से रखा रहना। कोई दिक्कत लग रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं पूछता है इक्वेशन क्या होगा, लेकिन पूछ सकता है कि नहीं, ये बोलिए। पूछ सकता है। और सबसे पहले तो यही पूछ सकता है कि जिस सर्किल पर चल रहा है उसका रेडियस बताइए क्या होगा, या डायमीटर बताइए क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। एरिया बताइए कि क्या होगा। तो आपको फेज डिफरेंस 90 डिग्री रहेगा, तो जो दोनों का एम्पलीट्यूड रहेगा वही रेडियस हो जाएगा। उसका तो कुछ भी पूछिए, समझ आ रहा है कि नहीं। और अगर इलिप्स में चलेगा तो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस भी पूछ सकता है। बोलो जी। तो जो एम्पलीट्यूड रहेगा ना अलग अलग, तो एगो मेजर रहेगा एगो माइनर रहेगा, जो बड़ा रहेगा वो मेजर रहेगा, माने सेमी मेजर एक्सिस रहेगा, और जो छोटा रहेगा वो सेमी माइनर एक्सिस रहेगा। समझ में आ रहा है? तो पता चल रहा होगा आपको। तो एक क्वेश्चन नहीं पूछा है इससे, लेकिन उसको पूछना चाहिए। कोई दिक्कत लग रहा है? अब देखो एग्जांपल से गुजरो, तुरंत तुरंत बन जाएगा। ये इक्वेशन दिया, ये इक्वेशन दिया, तो ये वाला क्या होगा, प्लस साइन, और टी वाला टर्म को छोड़ दो तो 30 डिग्री तो इधर होगा ना जी। इसको देखोगे तो हो जाएगा कॉस वाला, और टी वाला टर्म को छोड़ दो, एक्चुअली छोड़ देंगे, टी को 0 मार दे रहे हैं। समझ में आ रहा होगा। और कितना हो जाएगा, प्लस 30 डिग्री, तो ये इधर आ जाएगा। तो ये 30 हुआ तो ये 60 हुआ, ये 30 तो 90 हुआ ना। 90 हुआ तो तुरंत मुंह खोल करके नहीं बोल दोगे, एम्पलीट्यूड देखोगे तो एम्पलीट्यूड क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब क्या हो गया, इलिप्स होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इलिप्स होगा। और ये भी बता सकते हो कि सेमी मेजर एक्सिस ये वाला डिसाइड करेगा, और सेमी माइनर एक्सिस ये वाला डिसाइड करेगा। तो बाई वाला के तरफ कितना हो जाएगा 6, और एक्स के तरफ कितना हो जाएगा 4। तो ये वाला +6 और -6 पर कट करेगा बाई को, और एक्स को कहां पर कट करेगा, +4 से -4 पर। अरे उतना करता नहीं है, वैसे बता रहे हैं। तो ये वाला हो जाएगा कितना, +6 होगा ना जी, क्योंकि बाई वाला में ना है 6। आइए कितना हो जाएगा, -6। आइए वाला कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। आइए वाला -4 होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? इक्वेशन इस टाइप का होगा। इक्वेशन नहीं पूछेगा आपको, समझ आ रहा है ना। और अगर पूछेगा तो उस फॉर्मूला में मार करके निकाल लीजिएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? बड़ा आसानी से हो जाएगा ये सब। अब इसको देखिए, आपको कह रहा है कि शेप क्या होगा, तो देखिए इसमें क्या करिएगा, आप साइन वाला में करिएगा तो यहाँ 30 डिग्री हुआ, और इसमें देखिएगा कॉस वाला में तो यहाँ से 60 हो गया। तो ये 30 है तो ये 60 हुआ, तो 60 है 60 120 डिग्री।
बोलो जी, जैसे 120 डिग्री आया तो 0, 180 या 90 छोड़ के ना है जी, तो सीधे समझ जाएंगे कि ऑब्लिक इलिप्स हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? और अगर ऑब्लिक इलिप्स नहीं देगा तो कौन सा ऑप्शन मारेंगे? इलिप्स मारेंगे। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये वाला करना नहीं है, हम खाली ऐसे लिख दिया कि इक्वेशन में मारेगा, देखो ऐसा रह जाएगा। इलिप्स, नॉर्मल इलिप्स कब होता है? जब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है। ये वाला टर्म नहीं रहता है, ये वाला टर्म बच जाता तो ऑब्लिक इलिप्स होता, वो ऐसे ही हम बोल दिए। ये समझ में आया ना कि ऑब्लिक इलिप्स हो जाएगा? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? बात समझ में आ रहा होगा। फिर बोल रहा है कि इसका शेप बताओ क्या क्या होगा, दिमाग क्लिक कर रहा है? पहले इसको समेट लेंगे, तो ये वाला हो जाएगा +6 साइन, और वो तो 0 ही हो गया, तो ये वो इधर है, ये वाला हो गया, नहीं इधर नहीं होगा, इधर होगा, ये माइनस cos ना है जी, तो इधर होगा। बोलो यार, और चूंकि u वाला तो 0 ही हो जाएगा, तो इधर उधर नहीं भागेगा, तो इसमें ये है या ये है, तो इस दोनों का रिजल्टेंट ये हो गया, तो ये हो गया कौन वाला? x वाला पाई, और y को देखोगे तो कितना हो जाएगा? +cos, तो यहाँ पर हो गया, और t वाला टर्म को छोड़ दोगे तो हो गया -45 डिग्री, तो इधर होगा कि नहीं होगा? तो ये वाला कितना हो जाएगा? -45 डिग्री के 45 डिग्री, 45 डिग्री माइनस तो केवल बता रहा है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ना, तो ये हो गया, तो ये 45 हो गया, तो ये भी 45 हो गया। ये समझ आ रहा है कि ये बाई है, इसको समेट करके एक कर दीजिए, और इसको है जो कि ऐसे दिखाया, तो ये 45, तो ये भी 45, तो ये 45 ये 45, तो 90 डिग्री हो गया, तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो गया, और एम्पलीट्यूड इसका और इसका बराबर हो गया। तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इसी देखोगे, एक एक रहता तब ना डायरेक्ट इसे देखते। बोलो यार, तो समझ में आया ना कि x वाला y वाला का एम्पलीट्यूड बराबर हो गया, इसलिए इक्वेशन क्या हो जाएगा? सर्किल का हो जाएगा, शेप हो जाएगा सर्किल का। बोलो यार, और एम्पलीट्यूड जो होगा वो रेडियस के बराबर होगा, तो रेडियस समझ में आ रहा, 6 नहीं होगा, 6√2 होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो जब भी एक में 2 देगा, एक में 1 देगा या 2 देगा, तो आप समेट करके बनाने का हैबिट डालिएगा, ताकि गलती होने के चांस कम रहे। समझ में आ रहा है? तो लग रहा हो कि कुछ है ही नहीं, जबकि ये सब सवाल इतना आसान नहीं है, अच्छा सवाल माना जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो याद रखिएगा कि कैसे प्रोसीड करना है। फेजर जहां जो छूट गया तो फिर रोते रह जाइएगा। 90% बच्चा का 95% बच्चा से फेज डिफरेंस ही शुरू नहीं निकलता है, नहीं निकला बस गया। अब ये क्वेश्चन का टाइप क्या है कि आप फेज डिफरेंस निकालिएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा मान लो, और एम्पलीट्यूड भी बराबर है, तो पता तो चल गया कि सर्किल है, लेकिन अब ये पता करना है कि पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये वाला आप पहले याद रखिएगा कि अगर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज निकालने का जरूरत पड़ता है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि t = 0 पर, t = 0 पर उसका x और y निकाल लोगे, और उसके बाद फिर क्या करोगे कि x y का जो इक्वेशन देगा ना उसको डिफरेंशिएट कर करके v का इक्वेशन लाओगे, और उसमें भी t = 0 मान लोगे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो t = 0 पर x y भी पता चल जाएगा, और t = 0 पर तुमको vx और vy भी पता चल जाएगा। उसके हेल्प से तुमको पता चल जाएगा कि पार्टिकल क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? वो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपको इक्वेशन नहीं दिया है क्या? इक्वेशन कहाँ दिया? अच्छा, प्रीवियस प्रॉब्लम दिया है, तो प्रीवियस प्रॉब्लम में अच्छा इसी को दिया है ना जी। तो आपको क्या करना है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता करना है, तो रटा हुआ रहना चाहिए कि t = 0 पर पहले क्या निकालेंगे? पोजीशन। तो t = 0 पर पोजीशन निकालो, तो यहाँ t = 0 पुट करो, ये तो 0 हो गया, और t = 0 पुट करोगे तो ये 1 हो गया, तो ओवरऑल -6 हो गया x, और y को पुट करोगे तो t = 0 पुट करोगे ना, तो यहाँ पर आ जाएगा cos -45 डिग्री, माने cos 45 डिग्री 1/√ कट कर करके आ जाएगा इतना। तो t = 0 पर x निगेटिव है,
और बाई क्या है पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया कि इसी क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं होगा, ये वाला होगा। ये एक्स अब आई ना निकला है तो वो पता चल ना गया जी, बोलो यार। और अब क्या करोगे कि भी निकालोगे, तो भी निकालने के लिए पहले डिफरेंशिएट कर दोगे तब पुट करोगे, ये तो काइनेमेटिक्स में बताया जाता है। पहले जी हम लोग फेज निकाल रहे थे तो टाइम को डायरेक्ट पुट करते थे कि नहीं, इसलिए उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था। कभी भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होने वाला रहेगा तो पहले डिफरेंशिएट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तब डाटा पुट करेंगे, बोलो यार। तो अगर भी निकालना है t इक्वल टू 0 पर तो क्या करेंगे, x को डिफरेंशिएट करेंगे तो भी x आ जाएगा, और अब उसमें t इक्वल टू 0 मारिएगा तो ये वाला आ गया, बोलो जी। और y को डिफरेंशिएट करिएगा तो ये इक्वेशन आ गया, और अब इसमें t इक्वल टू 0 मारिएगा तो ये आ जाएगा। तो इसमें क्या बोल रहा है कि Vx पॉजिटिव है, मतलब ऐसे चल रहा है, और भी बाई भी पॉजिटिव है तो ऐसे चल रहा है, मतलब इस दोनों का रिजल्टेंट ऐसे चल रहा है, तो ऐसे चल रहा है। अब पार्टिकल यहां पर है तो इस साफे ने बता दिया कि ये वाला क्लॉकवाइज चल रहा है। ये समझ में आ रहा है कि अगर शुरू में यहां पर आ जाता पोजीशन और Vx इधर होता, भी बाई इधर होता तो ऐसे होता, तो यहां पर होता वैसे होता, तो इसका मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज चल जाता। समझ में आ रहा है? ये नीट में भी पूछे हुए, दिमाग नहीं लगाना है, तुमको रट जाना है कि x बाई पता कर लेते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं, और Vx भी बाई पता कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा, वहां पर अपने से वो सर्किल बना कर करके कर लीजिएगा। और यही वाला कहानी किस में होगा, इलिप्स में भी हो जाएगा। ये तो सर्किल के हेल्प से बताया गया है, इलिप्स में बोलेगा कि क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो ऐसे ही कर लीजिएगा। कोई दिक्कत लग रहा है, कोई दिक्कत तो क्लियर होगा। अब आपको कुछ फेज डिफरेंस का फिजिकल मीनिंग समझना है, एक जगह के लिए नहीं 10 जगह के लिए, 15 जगह के लिए, वेव में भी जरूरत पड़ेगा, 4-5 जगह पर वेव में जरूरत पड़ेगा, वेव ऑप्टिक्स में भी जरूरत पड़ेगा, एसी में भी जरूरत पड़ेगा, एसएम में तो पड़े करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कुछ चीज को फिजिकली फील करते हैं, तो जब 0 डिग्री फेज डिफरेंस बोलता है, इसका मतलब है कि पार्टिकल का बिहेवियर, माने दोनों पार्टिकल का बिहेवियर डिट्टो सेम होगा, मतलब एक अपने एम्पलीट्यूड पर होगा, प्लस वाले एम्पलीट्यूड पर, तो दूसरा भी अपने प्लस वाले ही एम्पलीट्यूड पर होगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर होगा। मान लो कि इसका है जो कि एम्पलीट्यूड 4 है, दूसरा का एम्पलीट्यूड है जो कि 6 है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो जब एक अपने +4 पर रहेगा तो दूसरा भी अपने +6 पर रहेगा, माने एम्पलीट्यूड पर रहेगा। एक अपने मीन पोजीशन पर रहेगा तो दूसरा भी मीन पोजीशन पर होगा, डायरेक्शन में वही होगा। और एक अपने निगेटिव वाले मैक्सिमम पर होगा तो दूसरा भी निगेटिव वाले मैक्सिमम पर होगा। तो 0 फेज डिफरेंस का क्या मतलब होता है ना कि सेम फेज में, समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो यार। फेज को तुम अगर फिजिकल भाषा में सोचो ना तो एक तरह समझो कि वाइब्स टाइप का, कि उस दोनों का वाइब्स सेम है, मैंने बोला कि उस दोनों में फेज डिफरेंस 0 है, या वो दोनों सेम फेज का है, मतलब सेम मेंटलिटी का है, सेम वाइब्स का है। समझ में आ रहा है ना? बोलो यार। तो फाई इक्वल टू 0 को जी, मैंने फेज डिफरेंस जब 0 डिग्री होगा तो उसको नो फेज भी बोला जाता है, या सेम फेज भी बोला जाता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो फिजिकल मीनिंग क्या हुआ कि एक का बिहेवियर जैसा डिट्टो दूसरा का भी बिहेवियर, वेलोसिटी अलग हो सकता है, एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? बिहेवियर है जो कि सेम रहेगा, कोई दिक्कत लग रहा है? और 90 डिग्री जब फेज डिफरेंस रहेगा दो के बीच में, तो इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, ये याद रखना चाहिए ऊपर ऊपर। तो इसका फिजिकल मीनिंग है ना कि एक का मैग्नीट्यूड जब मैक्सिमम होगा तो दूसरे का मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा, समझ ना? 90 डिग्री वाले में साइन का कोई बात नहीं किया जा रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? केवल एम्पलीट्यूड सॉरी मैग्नीट्यूड का बात किया जा रहा है। पार्टिकल का अगर पोजीशन है जो कि मैक्सिमम पर है एक का, तो दूसरा है जो कि अपने मीन पोजीशन पर होगा, समझ आ रहा है कि नहीं? पहला जो अपने मीन पोजीशन पर आएगा तो दूसरा अपने मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा। समझ में आ रहा है? इसमें साइन का कुछ सोचना नहीं है, ऊपर ऊपर ही ध्यान रखना क्योंकि इसमें बहुत सवाल पूछता, बहुत। समझ आ रहा है?
कोई दिक्कत लग रहा है? यूज में बहुत जगह है। और एक क्या है कि जब फेज डिफरेंस 180 डिग्री का, 180 डिग्री मतलब एकदम अपोजिट सेंस में, तो अपोजिट सेंस में मतलब क्या, केवल साइन का, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज सेम ही रहेगा। बोलो यार। तो साइन का क्या मतलब हो गया कि एक अपने प्लस ए पर रहेगा तो दूसरा माइनस ए पर रहेगा। अगर एम्पलीट्यूड अलग अलग रहेगा तो एक अपने +4 पर रहेगा, दूसरा -6 पर रहेगा, दूसरा +6 पर रहेगा तो -4 पर रहेगा। ये हो गया। और अगर किसी सिचुएशन में दोनों मीन पोजीशन पर रहेगा एक साथ तो डायरेक्शन उल्टा होगा। समझना जी। मैग्नीट्यूड वाइज अगर तुम देखो तो 0 डिग्री और 180 डिग्री में कोई अंतर नहीं है। 180 डिग्री में भी अगर एक का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो दूसरे का भी ज्यादा ही रहेगा मैग्नीट्यूड। एक का मैग्नीट्यूड कम रहेगा तो दूसरे का भी कम ही रहेगा। बस 180 डिग्री में मतलब ये हो गया उल्टा, तो एक प्लस ए पर रहेगा दूसरा माइनस ए पर रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? मीन पोजीशन पर है वो इधर जीते रहेगा तो वो इधर जीते रहेगा। तो ये फील करना है आपको। इसको आउट ऑफ फेज भी बोला जाता है। तो आउट ऑफ फेज जैसे बोलेगा तो आपको समझ जाना है कि 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। कोई दिक्कत लग रहा है तो इसको फिजिकली फील करना है। ठीक है। अच्छा एक चीज और समझिएगा, अगर साइन कॉस का फंक्शन है, याद रखिए किसका फंक्शन है? साइन कॉस का, मतलब प्लस माइनस ए साइन या कॉस प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस फाई रहेगा ना जी, है? तो एक बार डिफरेंशिएट करिएगा ना तो जो आएगा, जैसे कुछ है इसको डिफरेंशिएट करेगा तो कुछ आएगा, तो इस दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो जाएगा। इसका बहुत जरूरत पड़ता है। आगे तुम पढ़ोगे वेब में कि डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके कुछ से मल्टीप्लाई किया जाता है तो क्या होता है कि चेंज इन प्रेशर का इक्वेशन आ जाता है। तो साइन कॉस का फंक्शन है और डिफरेंशिएट करने पर कोई दूसरा आया है, इसका मतलब इस दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। मतलब एक का मैक्सिमम होगा दूसरा मिनिमम होगा। समझ में आया? तो ये समझ में आ रहा है आपको कि एसएम वाले केस में x को डिफरेंशिएट करोगे तो v आएगा और v को डिफरेंशिएट करोगे तो a आएगा। इसका मतलब x और v में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, v और a में भी 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, x और a में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। x और v में 90 का फेज डिफरेंस है, यही बता रहा है कि x जब मिनिमम होगा तो v मैक्सिमम होगा, इसीलिए मीन पोजीशन पर v मैक्सिमम होता है। x जब मैक्सिमम होगा माने एम्पलीट्यूड पर होगा तो v मिनिमम होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये वाला आप तेजी में रटे हुए रहिएगा। अगर आप तो इसे बताए हैं, ग्राफ से भी थोड़ा सा दिमाग खुलेगा इसलिए दिखा दिया जा रहा है क्या कि पार्टिकल t इक्वल टू यहाँ 0 पर यहाँ पर है। इसका मतलब क्या हो गया कि उसका इक्वेशन कॉस वाला चलेगा प्लस कॉस वाला, यहाँ पर है t इक्वल टू 0 पर। पहले बता चुके हैं कि इक्वेशन कैसे कैसे लिखाता है। तो प्लस ए पर है, समझ आ रहा? t इक्वल टू 0 पर, तो इसका मतलब प्लस ए कॉस ओमेगा टी वाला होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो v वाला आएगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करिएगा तो a वाला आएगा। बोलो यार। तो इससे भी पता चल जाएगा आपको कि t इक्वल टू 0 पर पोजीशन मैक्सिमम है ना जी। तो उसको डिफरेंशिएट करके v वाला लाइएगा तो t इक्वल टू 0 पुट करिए तो क्या हो गया? v है जो कि मिनिमम हो गया। तो इस समझ में आ रहा होगा आपको। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? कभी भी इसका मैक्सिमम पर इसका मिनिमम, इसका मिनिमम पर इसका मैक्सिमम, इसका मैक्सिमम पर इसका मिनिमम, ये भी मैक्सिमम है ना हुआ जी, केवल डायरेक्शन का अंतर है। तो इस ढंग का रहेगा तो आपको समझ जाना है कि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। बोलो यार। और कभी भी इसका जो रहेगा वही डिट्टो इसका भी रहेगा, खाली उल्टा में रहेगा। तो प्लस में है तो माइनस में, समझ आ रहा है कि नहीं? ये माइनस में है तो ये प्लस में। देखो ना ये वाला क्या है कि प्लस में है तो ये वाला माइनस में, और जब मैक्सिमम पर है तो ये भी मैक्सिमम पर है। ये समझ में आ रहा है? इसका मैक्सिमम ए है, इसका है जो कि मैक्सिमम इतना है। तो मैग्नीट्यूड से नहीं मतलब, साइन से यहाँ पर मतलब। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 180 डिग्री का है, वैसे करके इसको भी समझाया गया। तो ये इसलिए दिखा रहे हैं ना कि मान लो कि तुमको बताइए नहीं करेगा कि किस चीज का इक्वेशन है, सीधे दो ग्राफ दे देगा, बोलेगा कि इस दोनों में फेज डिफरेंस कितना होगा। ये दोनों ग्राफ दे देगा, बोलेगा फेज डिफरेंस कितना होगा। ये दोनों ग्राफ दे देगा तो फेज डिफरेंस कितना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देख लीजिएगा कि एक प्लस पर मैक्सिमम में और उसी समय में दूसरा माइनस पर है, वैसा ही कहानी चल रहा है। तो 180 डिग्री का हो जाएगा। जैसे कि इस दोनों में देखो v और a में भी देखो, तो ये वाला जब मिनिमम है तो मैक्सिमम है,
ये जब मैक्सिमम है तो ये मिनिमम है, इसका मतलब 90 डिग्री का है। तो ग्राफ देख कर करके भी कभी कभी फेज डिफरेंस जो कि बता दिया जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कभी देगा तो कर लीजिएगा, ये रटे हुए रहिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन देगा। इसका सबसे मेन चीज क्या है कि इसमें डाटा देने को उसको जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? बोलो यार। प्लस साइन रहे चाहे माइनस साइन रहे, ये सब में फेज डिफरेंस वही रहेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? नहीं। कितना टाइम बचा है देखिए, तो कुछ लिख रहा है, अभी नहीं लिख रहा है कुछ। चलिए ऐसे इसको देखिए, तो अभी नहीं लिख रहा है तो टाइम होगा भी। अच्छा अभी नहीं लिख रहा है। इसको जी एसएम के एकदम शुरुआत में ही एक्सप्लेन किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन आपको इसको फीड करके सवाल नहीं बनाना। आईआईटी एडवांस वगैरह पढ़ाया जाता है ना, तो सबसे पहला कहानी यही से स्टार्ट होता है। आपको हम खाली इसलिए बोल दे रहे हैं कि अगर एज ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा या डायग्राम दिखा के पूछेगा तो बता दीजिएगा। बोलो जी। और इसका जहां जहां यूज होकर के न्यूमेरिकल बनता है ना, तो उसको हम दूसरा मेथड से ही आपको बताए हैं। जैसे कि फेजर भी इसी से निकलता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है फेजर जैसे बताए वैसे सोचना है। बोलो यार। या फिर आपको बताए थे ना कि किसी एक जगह से दूसरे जगह जाने पर कितना टाइम लगता है, तो वो भी इसी से आता है। लेकिन आपको वैसा नहीं सोचना, आपको तोड़ तोड़ के सोचना है कि एक जगह से दूसरे जगह पर टाइम निकालना रहता है ना, तो इस ढंग से बनाते हैं। वो आया है यहाँ से, उससे कोई मतलब नहीं रखना है। समझ आ रहा है? तो ये हम बता रहे हैं कि इसके हेल्प से न्यूमेरिकल सोल्व हो जाए, उस ढंग से ना है। बस कभी थ्योरी पूछे तो बता दो तुम, या कभी डायग्राम दे दे और पूछ दे कुछ तो बता दो। ठीक है? तो इसको याद कैसे रखोगे? अगर कोई भी चीज सर्किल में चल रहा है, मान लो कोई पार्टिकल जो सर्किल में चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हो गया कि स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो बदलवे करेगा। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस मंत्र पहले बता चुके हैं आपको मैकेनिक्स में ही। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि स्पीड कांस्टेंट रहना, भी तो बदलवे करेगा सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म मोशन अगर कहीं देता है, इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट माना जाता है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो माना जाता है। बोलो यार। तो बता ही चुके हैं आपको। यहां पर क्या बताना है कि अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, माने कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, तो मान लो कि ऊपर से लाइट मार दोगे तो क्या होगा ये समझना पहले कि पार्टिकल ऐसे चल रहा है, इसमें समझ में आ रहा है कि उसका स्पीड सेम है या ओमेगा सेम है। तुम लाइट मारोगे तो सब जगह पर लाइट दिखेगा, जहां पर पार्टिकल रहेगा उसके नीचे में तो उसका शेड ना दिखेगा जी, मतलब उसका शैडो दिखेगा। बोलो यार। तो होगा क्या कि ये चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से, लेकिन आपको ये वाला जो होगा ना उसका शैडो, वो वाला इस पर कांस्टेंट स्पीड से नहीं मूव करते हुए दिखेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर जाते एक्चुअली होता क्या है कि जब यहां है तो इसका एक पार्ट इधर एक पार्ट इधर है, तो शैडो तो इस कंपोनेंट से न चलेगा जी। तो क्या होगा कि इस जगह पर ये वाला थोड़ा कम है, फिर यहां पर रहेगा, जैसे कि यहां पर जब आ जाएगा पार्टिकल तो उसका वेलोसिटी इधर होगा कि नहीं होगा, और लाइट मारेगा तो शैडो का भी वेलोसिटी समझ में आ रहा है, उस सिचुएशन में जस्ट उतना ही होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो बोला यह जा रहा है कि अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चलेगा या कांस्टेंट ओमेगा से चलेगा, आप लाइट मार दीजिएगा ना, तो जो यहां पर शैडो बनेगा ना वो भी मूव करता हुआ दिखेगा, और वो कांस्टेंट स्पीड से चलता हुआ नहीं दिखेगा। तो वो जिस ढंग से वेरी करता है ना, वो डिट्टो एसएम वाले इक्वेशन को फॉलो कर देता है। तो मतलब क्या बताएं कि कोई चीज अगर सर्किल में चल रहा है तो उसका भी का, पार्टिकल के भी का कंपोनेंट तुम किसी भी एक्सिस के तरफ लोगे ना, तो वो वाला एसएम करता है।
जैसे कि यहाँ पर क्या है कि शैडो है जो कि एसएम करेगा, तो होता क्या है कि जैसे जैसे इधर चलेगा तो लाइट मारोगे तो ऐसे आता हुआ दिखेगा, और फिर जब ऐसे चलेगा तो इधर से लाइट मारो तो ये चलेगा ऐसे, लेकिन शैडो तो ऐसे ना दिखेगा जी। अच्छी बात में इसको क्या करके दिया है ऑब्जेक्टिव कि गर्मी के दिन में तितली जो है वो क्या है कि वर्टिकल सर्किल में घूम रहा है, बोलो यार, और ऊपर से जो क्या है कि लाइट पड़ रहा है, तो आपको बताना है कि जमीन पर जो उसका परछाई होगा ना उसका मतलब जो भी मोशन है वो कैसा होगा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। जब तितली ऐसे उड़ेगा और लाइट पड़ेगा तो उस पर समझ में आया कि परछाई ऐसे चलेगा, और जब तितली ऐसे जाएगा तब भी लाइट पड़ रहा है तो परछाई ऐसे जाएगा तो वो एसएम दिखेगा। अब वो केवल इसी एक्सिस का बात नहीं है, इस एक्सिस पर भी वही होगा, तो खाली अपना जान लेना है आपको, समझ में आ रहा है? और क्या बोल रहे हैं हम कि जो ये सर्किल पर चल रहा है पार्टिकल वो एसएम कर रहा है, उसका परछाई बोलो या उसके वेलोसिटी का कंपोनेंट बोलो किसी एक्सिस के बारे, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इसका बहुत यूज है न्यूमेरिकल बनाने में, लेकिन आपको वैसे नहीं सोचना, इसको यहीं पर पढ़ के यहीं खत्म कर देना। आई जो थ्योरी न्यूमेरिकल में हम जो बताए कि ऐसे सोच लेना है तो वैसे सोच लीजिएगा, आता यहीं से, लेकिन उस सब नहीं जानिए, नहीं तो रिलेट करने के चक्कर में और हौच पौच हो जाएगा, सवाल ही नहीं बनेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? चलिए, अब क्या है कि एक क्वेश्चन का टाइप है कि पार्टिकल चल रहा है, ठीक है, तो दो पार्टिकल चल रहा है, एक ही लाइन पर दो पार्टिकल चल रहा है, तो आपको बोलेगा कि उस दोनों में फेज डिफरेंस कितना होगा। बात समझिएगा, पहले हम लोग जो फेज डिफरेंस पढ़ रहे थे उसमें आपको दो इक्वेशन देता था, तो सीधे फेजर पर दिखाया डील कर लिए, तो लगभग बार वही यूज होगा, ये वाला केवल एसएम में यूज होगा, फिर इसका आगे यूज नहीं है, लेकिन वो वाला जो इक्वेशन वाला बताएं वो वाला तो एकदम बहुत दूर तक है जो कि पीछा करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या बोल रही है समझिएगा, एक क्वेश्चन का टाइप होता है जिसमें दो पार्टिकल चलते रहेगा सेम स्ट्रेट लाइन पर, तो किसी टाइम में वो पूछ लेगा कि उस दोनों में फेज डिफरेंस कितना है, बोलो यार। और ये वाला है जो कि कंडीशन दिया हुआ रहेगा कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी दोनों का क्या है, सेम है, इस ढंग से दिएगा, और एम्पलीट्यूड वगैरह सेम है, ये भी है जो कि हो सकता है कि दे दे, ठीक है। तो इसमें करना क्या है ये समझना, एग्जांपल से क्लियर होगा तुम्हारा। बोला है कि किसी टाइम में, किसी भी टाइम में, इनिशियल टाइम या किसी भी टाइम में दो पार्टिकल इस जगह पर है, ठीक है, और एक उधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, दोनों का मीन पोजीशन सेम है, और एक पार्टिकल उधर जा रहा है एक पार्टिकल इधर जा रहा है, कहां पर देखा गया उसको, मीन पोजीशन से a/2 दूरी पर, तो आपको बोलेगा कि इस दोनों पार्टिकल में फेज डिफरेंस कितना है। एग्जांपल से ही क्लियर होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप ऐसे करिएगा कि किसी एक पार्टिकल को रोक दीजिएगा और दूसरा पार्टिकल को चला कर करके डिट्टो वैसा ही करने का प्रयास करिए जिसको आप रोके। तो a/2 पर तो दोनों था, तो क्या हो सकता है, तो एक हो गया कि इसको तुम रोक दो, तो ये घूम कर करके यहाँ पर जब आएगा तो लगेगा कि डिट्टो वैसा हो गया है, देखो ना, बोलो यार। या तुम ऐसा करो कि इसी को रोक दो, तो ये चल कर करके जब ऐसे आएगा तब है जो कि डिट्टो वैसा होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? इसको रट जाना कि ऐसा करते हैं, अदरवाइज तो बहुत सारा मेथड है इसको बताने का। एक मेथड क्या होता है, तो आपको क्लास के शुरू में जी, मतलब पहली क्लास या दूसरा क्लास में शायद ये बता दिया गया है कि पार्टिकल किसी जगह पर रहेगा और उधर चलेगा या इधर चलेगा तो उसका इक्वेशन कैसे लिखाता है। तो इसमें एक उपाय तो ये भी है कि पार्टिकल a/2 दूरी पर है और उधर चल रहा है, तो इसका इक्वेशन लिख दिए।
पार्टिकल a/2 दूरी पर या इधर चल रहा है तो इसका इक्वेशन लिख लीजिए। तो दो गो इक्वेशन ला लिया, फेजर से क्या करिएगा, फेज डिफरेंस निकाल लीजिएगा, लेकिन वो लेंदी हो जाएगा। बात समझ में आया? क्यों लेंदी हो जाएगा? क्योंकि 2 बार आप इक्वेशन लिखिए, अरे बोलो यार, और उसके बाद जो कि फेजर करिए तो लेंदी ना होगा जी। तो याद यही रखते हैं कि जो कंडीशन देगा ना उसमें से तुम किसी एक को रोक कर करके दूसरा को वैसा ही करने का प्रयास करो। समझ में आ रहा है? तो यहां समझिएगा a/2 पर है, तो आपको पहले बता चुके हैं जी कि a/2 एम्पलीट्यूड का हाफ है, लेकिन अगर एंगल के व्यू से देखोगे तो a/2 है जो कि 30 डिग्री की इक्विवेलेंट है। साइन के हिसाब से सोचते हैं तो ये समझ में आ रहा है कि 30 डिग्री पर एक तरह से दोनों था, एक ऐसा चल रहा था, एक ऐसा चल रहा था। तो ये समझ में आया कि ये वाला इधर 90 तक जाएगा, मतलब 60 डिग्री चलेगा, अब फिर 60 डिग्री चलेगा तब ना यहाँ पर आएगा। इसका मतलब वो वाला पार्टिकल जो वो 120 डिग्री से चलेगा तो डिट्टो ऐसा ही हो जाएगा। इसका मतलब उस दोनों में 120 डिग्री का ही फेज डिफरेंस था। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? या ऐसे भी कर सकते हैं आप कि इसको नहीं चलाइए, इसको चलाइए, तो 30 डिग्री पर तो था ही दोनों, तो उसको रोके रहिए। तो ये इधर चलेगा तो कितना चलेगा, तो यहाँ तक आएगा ना जी। तो ये हो गया 30 या ये हो गया 90, तो 120 हो गया। अब फिर इधर चलेगा तो 120, तो 240, तो वो भी फेज डिफरेंस है। लेकिन हम लोग 180 से कम वाला ना बोलते हैं, तो तुम कोई एक कर लेना, 180 से कम आएगा तो वही आंसर होगा, और 180 से ज्यादा होगा ना तो 360 में से घटा करके निकाल लेना। तो इधर से करोगे तो 240 आ गया, तो 180 ज्यादा ना है, तो 360 में से 240 घटा लो तो कितना आएगा, 120 डिग्री, तो वही वाला मार दोगे। तो ऐसे ही करके बनाओगे तो भलाई है तुम्हारा, अदरवाइज बड़ा उलझोगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बोलो यार। चलो एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि एक पार्टिकल यहाँ था, एक पार्टिकल यहाँ था, वो डायरेक्शन भी बता देगा। अब बोलेगा इस दोनों में फेज डिफरेंस बताने के लिए। तो समझ में आया कि एक को दूसरे के जैसा बनाने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब इसको घुमा करके यहाँ तक लाओ। तो ये खाली ध्यान रखना है कि वो डाटा देगा एम्पलीट्यूड के टर्म में, लेकिन हम लोग एंगल के टर्म में सोचेंगे। ये वाला और कहाँ यूज हुआ है, जब टाइम कैलकुलेट करना रहता था कि इस जगह से इस जगह जाएगा तो कितना टाइम लगेगा, तो एंगल से सोच करके कर देते थे, बता चुके। तो ये कितना है, a/√2 माने 1/√2, तो इसका मतलब ये 45 डिग्री वाला का कहानी है। ये वाला कितना हो गया, -√3a/2 माने -√3/2, माइनस भी केवल डायरेक्शन कौन बता रहा है कि इधर है कि उधर है, बोलो यार। तो ये समझ में आ रहा है कि √3/2 टाइप का हुआ, इसका मतलब ये 60 डिग्री टाइप का हुआ, इधर है तो यहां पर होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो अगर जो तुम इसको रोकते हो तो इसको वैसे करना पड़ेगा, या इसको रोकते हो तो इसको करना पड़ेगा। तो किसी को करो, चलो पहला बार मान लेते हैं इसको रोक दोगे, तो ये वाला है 45 डिग्री पर और उधर चल रहा है, तो पहले उधर चलेगा 45 डिग्री, फिर 90 डिग्री, और फिर है जो कि 60 डिग्री। कोई दिक्कत लग रहा है? तो कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 195 डिग्री। क्या वही आंसर हो जाएगा? वो भी होगा, लेकिन चूंकि वो 180 से ज्यादा है। अरे बोलो यार। तो 360 में से घटा दो, तो 360 में से उसको घटा दीजिएगा, तो आ जाएगा कितना, 165 डिग्री आ जाएगा। या फिर क्या करिएगा कि आप इसी को रोक दीजिए, तो ये यहाँ पर ना है जी, तो ये 30 डिग्री चलेगा, फिर 90 डिग्री चलेगा, और फिर है जो कि 45 डिग्री चलेगा। 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 165 है, ये कम है तो यही वाला मार देंगे। नहीं समझ में आया? तो कभी भी इक्वेशन दे देगा तब तो फेजर से डील कर लेगा। सच बात बताएं, फेजर वाला ज्यादा हार्ड था, लेकिन माने इक्वेशन दे देता है ना तो फेज डिफरेंस निकालना ज्यादा हार्ड होता है, वो तो फेजर आपको हल्का किए हुए। समझ में आ रहा है कि नहीं? और अगर जो एक स्ट्रेट लाइन पर दो पार्टिकल को चलाएगा तो वो देगा डाटा एम्पलीट्यूड के टर्म में, आपको क्या है उसको एंगल वाले में फेंक लेना है और डील कर लेना है। ऐसे ये समझ में आ रहा है कि इसमें इसे भी सवाल दे सकता था कि ये इधर चल रहा तो और अच्छा बात होता, यहां से 45 डिग्री और फिर 60 डिग्री, तो डायरेक्ट हो जाता 105 डिग्री। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये सब क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है भी। अब ये क्या दिया है ये समझिएगा, आपको बोल रहा है कि पार्टिकल
पोजीशन से इस पोजीशन पर चलेगा, समझ आ रहा है कि नहीं। और वेलोसिटी में भी वो चेंज दे सकता है या नहीं चेंज देगा, इस ढंग का कहानी रहेगा, ठीक है। तो आपको बताना है कि कितना का फेज चेंज होगा। इसमें एक के पार्टिकल मूव कर रहा है लेकिन बनेगा उसी टाइप से। उसमें क्या था कि दो पार्टिकल मूव कर रहा है, तो दोनों का किसी टाइम में वो दे दिया डाटा, तो एक को रोक करके दूसरा को वैसे बनाने का प्रयास करते हैं, तो फेज डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। बोलो यार। इसमें बोल रहा है कि पहले पार्टिकल यहां था जो इधर चल रहा है, तो जब यही पार्टिकल यहां पर पहुंचेगा और इधर चलते रहेगा, तब बताओ कि इस दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि एक पार्टिकल ये है, ये जब यहाँ पर ऐसा सिचुएशन में आएगा तो दूसरा पार्टिकल बन जाएगा, ऐसा सोच सकते हैं। तो समझ में आया कि फेज डिफरेंस वैसे निकलेगा। तो इसमें कुछ करना नहीं। यहाँ पर कितना है -a/2, इसका मतलब हो गया 1/2, इसका मतलब 30 डिग्री। माइनस तो केवल बता रहे इधर ना जी, तो यहाँ पर है और ऐसा बनाना है। तो ये समझ में आया कि ऐसे होकर के ऐसे आएगा, 1/√2 है, इसका मतलब क्या हो गया 45 डिग्री। तो इस समय आया कि 30 से पहले यहाँ पर जाओगे, बोलो यार, यहाँ पर जाओगे -30 से यहाँ जाओगे ना जी, तो एक तरह से 30 डिग्री चले, फिर 90 डिग्री चले और फिर 45 डिग्री चले, तो ये कहानी होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? या फिर जो फाइनल दिया हुआ है पोजीशन, तो फाइनली पोजीशन को तुम इनिशियल पोजीशन करने के बराबर करो। तो दोनों में अंतर है, उसमें दो पार्टिकल है, इसमें एक के पार्टिकल है, लेकिन आप बनाइएगा उसी टाइप से। कोई दिक्कत लग रहा है? इसमें है ना, इसमें क्या बोलेगा कि ये पार्टिकल ऐसा था, तो जब ये पार्टिकल ऐसा हो जाएगा तो बताइए कितना से फेज चेंज होगा। और उसमें क्या है कि बोल रहा है कि दो पार्टिकल है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो उस दोनों में आपको बताना है कि फेज डिफरेंस कितना होगा, तो डील करना है इसी ढंग से। तो देखो समझना जी, एम्पलीट्यूड से एंगल पर कैसे आ जा रहा है, तो एक्चुअली में वही सब 12 से आता है, लेकिन उतना सोचना नहीं है आपको, क्या है कि याद रखे रहना। और कोई भी सवाल पूछा जा सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। एसएम का खासियत क्या है समझना, इसमें अगर जो तुम एसएम का प्रॉपर्टी लगा करके नहीं बनाओगे तो सवाल बहुत हार्ड हो जाता है, समझ में आ रहा है ना। तो एसएम के प्रॉपर्टी से ही बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहां पर क्या दिया हुआ है आपको कि कितना देर के बाद दो गो मिलेगा, माने कितना देर के बाद दो पार्टिकल है जो कि मिलेगा, माने दोनों एसएम कर रहा होगा एक के लाइन पर, तो कितना देर के बाद है जो कि मिलेगा। तो इसमें भी हम लोग एंगल वाला का ही सहारा लेंगे, समझ में आ रहा है। कभी भी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को रिलेट करने का प्रयास करेगा, तुम पोजीशन से सोचोगे तो एसएम के ढंग से सोचना पड़ेगा, और एंगल के व्यू से सोचोगे तो ज्यादा आसान हो जाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। कभी भी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के बारे में बात करेगा तो सवाल क्या दिया समझना, बड़ा आसान है, खाली सुन लो और रिवीजन कर लोगे ना, आएगा तो बन जाएगा। तो ये सब क्वेश्चन अभी तक नीट में नहीं पूछा है, लेकिन वो पूछेगा। देखो क्या दिया है कि पार्टिकल यहां पर है और इधर चल रहा है, और दूसरा पार्टिकल यहां पर है और इधर चल रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना देर के बाद वो दोनों मिलेगा, ये भी पूछ दे सकता था कि कहाँ मिलेगा, लेकिन अभी हमको नहीं लग रहा है कि वैसा पूछेगा। अभी पहले ये पूछा है कि कितना देर के बाद मिलेगा, तो आपको कैसे डील करना समझिएगा। तो यहाँ पर है -a/2, मतलब -30 डिग्री, मैग्नीट्यूड बाई 30 डिग्री एक तरह से, मेन पोजीशन के इस साइड में, और बाहर जाना है क्या, अच्छा एक मिनट, और ये वाला कहाँ पर है 60 डिग्री पर है। तो एक इधर चल रहा है एक इधर चल रहा है। आइए जी, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि दोनों का ओमेगा सेम है, ये दिया हुआ ही रहेगा, आपके लेवल में तो एकदम 100% देगा, ऐसे जेईई पूछेगा तो देगा ही सेम। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि ये इधर चलेगा ये इधर चलेगा, तो बीच में ना कहीं मिलेगा जी। तो जहां पर भी मिलेगा, अब ओमेगा सेम है तो जितना एंगल से ये चलेगा उतना ही एंगल से ये चलेगा, तो दोनों के बीच में एंगल का डिफरेंस कितना था 90 का, ये यहाँ था -30 पर, ये वाला 60 पर है, तो ये हुआ ना 90 जी, तो 45 ही चलेगा 45 ही चलेगा, मैच कर जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, तो समझ में आ रहा होगा कि ये 45 चलेगा मतलब 15 डिग्री वाले जगह पर मिलेगा,
और अगर जो आपको अच्छा ये समझ में आ रहा है ना कि 45 डिग्री वो चलेगा तो मिल जाएगा, तो टाइम ना तुमको निकालना है। बोलो यार, तो ये तो ऐसे सोच सकते हो कि 360 का कैमा भाग है 45 डिग्री, तो 360 का चौथा भाग है 90, तो इसका मतलब 8वां भाग हो गया 45 डिग्री, इसका मतलब टाइम पीरियड का 8वां भाग लगेगा। अरे बोलो यार, तो वैसे भी सोच सकते हो या डायरेक्ट रिजल्ट भी याद रख सकते हो कि डेल्टा टी का वैल्यू कितना होगा, तो एक फॉर्मूला बना दिया गया है कि θ/2 ओमेगा कर लेना। नहीं समझ में आ रहा है? और एक्चुअली में ओमेगा रिलेटिव से कर दिया गया है कि ओमेगा एक का है, दूसरा का भी ओमेगा, हमेशा उल्टा ही डायरेक्शन में चलता हुआ मानते हैं। कभी भी दो पार्टिकल के मिलने का बात करेगा ना, तो दोनों को उल्टा डायरेक्शन में ही चलता हुआ माना था ओमेगा वाला। अब तुमको रटवाया जा रहा है कैसे सोच लेना। तो एक तो क्या हो गया कि डायग्राम के हिसाब से तुम देख लो कि कितना एंगल है जो कि टोटल चलेगा, तो जो टोटल एंगल चलेगा ना वो ओमेगा टोटल, जिसमें तुम क्या करोगे कि 2 ओमेगा करोगे, मतलब ओमेगा रिलेटिव इनटू डेल्टा टी, तो यहां से ये चला आएगा। नहीं भी दिमाग काम किया तो तुमको एंगल तो पता चल जाएगा, तो उतना बटा 2 ओमेगा कर दोगे तो ऐसा चला आएगा। तो ये आ गया कितना, समझ आ रहा। अब ऐसे तुम उधर से भी सोच सकते थे कि एक कितना चलेगा, तो एक 45 डिग्री चलेगा, तो तुम एक के वो से सोचो, तो 100 सोचोगे तो 45 डिग्री चला, इसका मतलब क्या हुआ 360 का 8वां भाग, तो इसको अपने टाइम पीरियड का 8वां भाग लगेगा। तो टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, तो यहां से निकालोगे 2 पाई बाई ओमेगा पाई बाई 2, तो कर लोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, तो 4 का 8वां भाग तो 1/2। जैसे करना है तुम कर लेना, दिमाग नहीं काम करेगा तो इस सिचुएशन में ये याद रखना कि डेल्टा टी का वैल्यू θ/2 ओमेगा, जहां थीटा एक का नहीं है फिर 2 ओमेगा यूज किए, तो फिर थीटा दोनों का है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और यहां पर देख लीजिए थोड़ा सा, पार्टिकल इधर चल रहा है और ये पार्टिकल उधर चल रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो बोलेगा कितना देर में मिलेगा, तो ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों में नहीं देना चाहिए, तुम लोगों में ऐसा ही देगा, ऐसा रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? और अगर ऐसा भी देगा तो ये समझ में आ रहा है ना कि ये इधर चलेगा वो इधर चलेगा, तो ऐसे होकर कहीं ना कहीं मिलेगा। तो आप पहले डायग्राम दिखाइएगा, ये नहीं पता है कि यहाँ पर मिलेगा, लेकिन ये तो श्योर ना है कि यहाँ से कुछ यहाँ पर आएगा, यहाँ से कुछ यहाँ पर आएगा। तो आपको पता नहीं है कि यही मिलेगा, हो सकता है यहाँ मिलेगा, तो आप ऐसे करके ऐसे करिएगा और ऐसे करके ऐसे करिएगा ना जी, तब आप ये देखिए कि टोटल एंगल कितना चला। तो ये समझ में आ रहा है आपको, समझना, यहां से यहां आएगा तो 60 डिग्री हो गया, और ये यहां से यहां आएगा तो 30, तो ये समझ में आया कि 90 तो यही हो गया। अब वो बीच में कहीं मिलेगा, ऐसे और ऐसे चले, चाहे ये ज्यादा चल के ये ज्यादा चले, टोटल तो वही होगा। तो ये समझ में आया ना कि 90 ऐसे हो गया, और उसके बाद कोई ज्यादा चले कोई कम चले, चलना तो पड़ेगा इतनी में। अरे बोलो यार, तो ये नहीं आना चाहिए, आएगा इसी टाइप से जिसमें तुमको तुरंत दिख जाए, लेकिन हम खाली बता दे रहे हैं। तो ये समझ में आया कि टोटल एंगल इसमें 270 डिग्री हो जाएगा। हमको पता है कि यहीं पर मिलेगा नहीं, लेकिन ऐसे चलने के बाद ये देखो कम चलेगा, ये मान लो ज्यादा चलेगा, तब भी तो इतनी ना होगा। तो 270 डिग्री हो ना गया था, 270 डिग्री बटा 2 ओमेगा कर दोगे, तो कर दोगे तो टाइम पता चल जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा ये भी बता सकते हो कि कहां पर मिलेगा, तो टोटल जो एंगल होगा उसका आधा एक चलेगा आधा दूसरा चलेगा, तो एक चलेगा 270 का आधा माने 135, तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ 60 पर है तो 30 इधर गया। अरे बोलो यार, और यहाँ पर आएगा 90 तो 120 माने अभी भी 15 डिग्री बाकी है, तो 15 डिग्री और चलेगा, तो यहाँ से इधर 15 डिग्री पर मिलेगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये वाला हम बताए एंगल के व्यू से। ये पूछ सकता है कि कहां पर मिलेगा, पोजीशन कहेगा निकालने, तो ये ध्यान रखिएगा कि एंगल मालूम रहेगा और पोजीशन निकालना रहेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा, ए साइन इनवर्स और यहाँ पर जो थीटा होगा, समझना। पोजीशन मालूम रहता था तो ए को छोड़ देते थे, और जो बचा करता था उसको साइन के हिसाब से सोच लेते थे। लेकिन हम लोग को क्या हो कि अगर एंगल मालूम चल जाए, अब पोजीशन के बारे में बात करेगा तो ये वाला लगाना पड़ेगा।
कोई दिक्कत लग रहा है सर? हैं? तो इसी वे में डील करेंगे। तो इसमें इसके पूछने का ज्यादा चांस है, ठीक है। मेडिकल में इस ढंग से नहीं पूछना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पर एंगल मालूम चल गया तो कोई ऐसा मालूम कर लेंगे। बोलो जी। तो ये वाला पूछा है, जेईई मेन में पूछा है, नीट में नहीं पूछा है। समझ में आया ना? बाकी बहुत सारा मेथड होता है इसे बनाने का जो बड़ा लेंदी कर देगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर से पढ़ाते हैं।